हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं अपने जो हमारा अभी बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ है हिंदी का, उसके आंसर की लाने के लिए। तो इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। ड्यूरिंग एग्ज़ाम मैंने इतने लाइव लिए, इतना सब कुछ लिया कि हम थोड़ा सा थक गए थे और हमारी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। इस वजह से हम तुरंत उसी दिन आपके लिए आंसर की लेकर नहीं आ पाए। ठीक है, तो ये एक जेन्युइन रीज़न है। मुझसे बच्चों ने भी कमेंट्स पे बोला कि मैम आंसर की लेकर आइए, तो मैंने कमेंट्स में भी आप सभी को आंसर किया था इस चीज़ को लेकर। आई एम नॉट वेल, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ कि मैं लाइव तो छोड़िए, मैं रिकॉर्डिंग तक नहीं कर सकती थी। मेरी आवाज़ वगैरह पूरी तरीके से बैठ चुकी थी और मैं काफ़ी जो है अपने आप को लू फील कर रही थी। अब मैं थोड़ा सा स्टेबल हुई तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोग को आंसर की दे देते हैं, ताकि थोड़ी सी तसल्ली तो पड़े कि हाँ टाइम लगा लेकिन मैं लेकर आपके लिए आ गई हूँ। तो मैंने जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि एग्ज़ाम के नेक्स्ट डे ही आपको इवनिंग तक आंसर की दे दूंगी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं आपके लिए नहीं लेकर आ पाई थी। तो चलिए आज हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पर कोशिश करी है कोर्स ए और कोर्स बी दोनों के एक एक सेट को सॉल्व करने के लिए। और अगर हम पूरा पेपर देखें, हमने दोनों ही जो है क्लासेस, दोनों ही कोर्सेज के पेपर देखे और कई सेट्स देखे। पेपर आपका बहुत इजी आया था। हमें नहीं लगता कि कोई भी ऐसी मुश्किल चीज़ आप लोगों से पूछी गई थी, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना कि पेपर उन्हीं को हार्ड लगा होगा जिन्होंने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करी होगी। अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन अच्छे से करी थी तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी कोई भी चीज़ आप लोगों के लिए मुश्किल रही होगी। और ऐसे भी CBSE ने इस बार पेपर्स बहुत ईजी ही बनाए हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो क्लास 10 हिंदी कोर्स ए का हमारा क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर 2023 और 24 का, जो कि हमारा 21 फेब को हुआ था। ठीक है, 21 फेब को हमारा हिंदी का पेपर हुआ था, तो उसी में मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो सेट नंबर है हमारा 311। तो जिनका भी है वो अपना मिला सकते हैं। ये हमारा जो है प्रश्न पत्र है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके सामने आगे बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। यहाँ पर देखिए, कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित प्रश्न जो हैं वो 15 हैं, यानी कि टोटल इस क्वेश्चन पेपर में 15 पेजेस थे। ठीक है, कितने थे? 15 पेजेस। ये आपको चेक करना है। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 17 प्रश्न हैं, यानी कि टोटल 17 प्रश्न आपके होने चाहिए। तो ये आपको चेक करने के लिए बोला गया था। कभी कभी क्या भाई छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती हैं। कभी क्वेश्चन पेपर्स में बीच में से कोई एक पेपर निकल गया या कुछ हुआ, तो ऐसा नहीं हो कि आप उसको नहीं कर पाओ। तो इसीलिए आपसे बोला जाता है कि जब प्रश्न पत्र मिल रहा है तो पहले आप क्वेश्चन पेपर में ये सारी चीज़ें देख लें। फिर प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर प्रतीक्षा पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखें। तो यहाँ पर जो कोड दिया गया है राइट हैंड साइड, कौन सा कोड दिया गया है? आपका ये कोड दिया गया है। इसे आपको कहाँ लिखना है? उत्तर पुस्तिका में। तो मैंने आपको OMR शीट भरना बताया था, याद है? हमने अपने लास्ट डे जो लाइव लिया था उसी में आपको यहाँ पर उसी पेज पे आपको ये कोड फिल करना था। आप सभी ने किया भी होगा, हमें अच्छे से पता है, लेकिन तभी हम आपको एक एक बार बता देते हैं। कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य दें। ठीक है, तो आपको ये उत्तर प्रदेश जो प्रश्न पत्र है इसका क्रमांक आपको अपनी आंसर शीट में लिखना होगा। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय लिया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि 3 घंटे का समय आपको सिर्फ लिखने के लिए मिल रहा है, लेकिन उससे पहले आपको 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलेगा। तो ये क्वेश्चन पेपर मिलते ही आपको वो 15 मिनट शुरू हो जाते हैं। प्रश्न पत्र का विवरण पूर्वाह्न 10:15 बजे से किया जाएगा और 10:15 से 10:30 बजे तक परीक्षार्थी केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। यानी कि 15 मिनट जो आपको रीडिंग टाइम मिल रहा है, इस दौरान आपको अपनी आंसर शीट में कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। ठीक है, अब जैसे हमने बताया था 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा इस प्रश्न पत्र को लिखने के लिए। अधिकतम मार्क 80 हैं और सामान्य निर्देश, ये तो हमने अपने सैम्पल पेपर में भी सॉल्व किए थे। जब हम सैम्पल पेपर कर रहे थे तो हमने कुछ सामान्य निर्देश दिए थे। एज इट इज़ वही आपके सामने सारे सामान्य निर्देश हैं जो हमने किए हुए थे। इसीलिए हमने आपको प्रैक्टिस सैम्पल पेपर कराए थे, ताकि आप प्रश्न पत्र से अच्छे से हैबिचुअल हो जाए। ज़्यादा समय आपको चीज़ों में इधर से उधर समझने में नहीं लगाना पड़े। जो समझने का काम था वो हमने सैम्पल पेपर में कर लिया, यहाँ हम सिर्फ रीडिंग का काम कर रहे थे। ठीक है ना। तो देखिए क्या था सामान्य
निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से अनुपालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र में कुल 17 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ में बहुविकल्पीय वस्तुपरक प्रश्न और खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। यही हमने देखा था। खंड आ में कुल 10 प्रश्न हैं, जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 44 है और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 40 उप प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। 44 क्वेश्चंस में से सिर्फ 40 क्वेश्चंस हमको करने हैं खंड आ में, जिसमें आपके 10 प्रश्नों के अंदर से 44 उप प्रश्न हैं। खंड बा में कुल 7 प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों के साथ उनके विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जो आपका प्रश्न पत्र था क्या जो दूसरा खंड है बा, उसमें 7 क्वेश्चंस थे और सभी 7 क्वेश्चन वर्णनात्मक थे और इनमें आपको सारे ही आंसर डिटेल में करने थे। मतलब अभी तक तो आपने खंड आ में ऑप्शनल किए थे, लेकिन अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देश का पालन करते हुए करें, यानी कि जितना आपके अंदर दिया गया था, अंदर सभी क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ निर्देश हैं, उन निर्देशों का पालन करते हुए आपको उत्तर देने हैं। यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार दीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सीक्वेंस में काम करना हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है, जो कॉपी चेकर है वो आपकी जब कॉपी चेक करेगा तो आपकी इस एकदम सिस्टमैटिक कॉपी देखकर आपको वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा। तो ये मत सोचो कि हम पहले राइटिंग सेक्शन कर लें, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लें, फिर ऑब्जेक्टिव कर लें, ये मत करना। तो आई होप आप लोगों ने मेरी बात मानी होगी और इसी तरीके से आपने काम किया भी होगा। चलिए, अब जैसे दिया है खंड आ में हमारे पास बहुविकल्पीय वस्तुपरक प्रश्न थे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो पहला जो हमारे पास प्रश्न था वो था हमारा अपठित गद्यांश। इस अपठित गद्यांश को हमें ध्यान से पढ़ना है और इस पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न थे और 5 प्रश्न करने थे, कोई ऑप्शन नहीं था और इसके लिए हमें मिल रहे थे 5 मार्क्स। कितने मार्क्स मिल रहे थे? 5 मार्क्स। ठीक है, तो पहले गद्यांश हम पढ़ेंगे। गद्यांश बहुत आसान आया था, तो जो बच्चे डर रहे थे कि मैम अपठित गद्यांश कैसे आएगा, क्या होगा, तो मैंने करीबन 3 सेट्स देखे हैं कोर्स ए के। उन तीनों ही सेट्स में आपका गद्यांश बहुत ईजी था। तो यहाँ पर देखिए, हम पढ़ते हैं और फिर आंसर देंगे। भारत एक विशाल देश है, यहाँ के विभिन्न राज्यों की अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। स्वतंत्रता के पश्चात से मातृभाषा को प्रोत्साहित करने की बातें चर्चा में रही हैं, परंतु इसके विकास के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए, सिर्फ बातें हुई हैं, कोई भी उपाय या तरीके अपनाए नहीं गए हैं। इसके कारण प्रत्येक क्षेत्र में विदेशी भाषा अंग्रेजी का वर्चस्व स्थापित हो गया। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को सोचने की प्रक्रिया उसकी मातृभाषा में ही होती है। अगर किसी व्यक्ति से उसकी मातृभाषा में बात करे तो वह बात दिल तक पहुंचती है। तो कहने का बात आप ये समझिए कि हमारी मातृभाषा अगर हिंदी है और अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो वो बात हमारे समझ में जल्दी आएगी और हम पर असर भी जल्दी ही डालेगी। अब ये प्रैक्टिकल चीज़ है, जो बात कही गई यहाँ नेल्सन मंडेला ने कही वो एक्चुअल में सही है। ये सर्वविदित है कि मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत सहज और सुगम होता है। अपनी मातृभाषा में शिक्षा किसी भी विषय को सरलता से समझ लेता है, जबकि अन्य भाषाओं में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। विश्व भर के शिक्षाविदों ने मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने को महत्व दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार अपनी मातृभाषा में चिकित्सा की पढ़ाई करने वाले देशों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति अन्य देशों की तुलना में अच्छी है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जहां चिकित्सा जो पढ़ाई होती है, यानी कि मेडिकल जो लोग करते हैं वो अपनी मातृभाषा में करते हैं, तो वहाँ चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस और जापान सहित अनेक देश अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान करते हैं। सर्वविदित है कि ये देश लगभग प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणीय हैं। आप देख सकते हैं हर क्षेत्र में ये आगे हैं, क्योंकि इनके यहाँ जो एजुकेशन होती है वो इनकी अपनी मातृभाषा में ही होती है। इन देशों ने अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करके ही उन्नति प्राप्त की है। यदि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भी मातृभाषा में चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षा, अब ध्यान दीजिएगा, चिकित्सा मतलब मेडिकल और तकनीकी मतलब आपका जो टेक्निकल नॉलेज होती है, जैसे इंजीनियर, बीटेक वगैरह जो होता है वो इंग्लिश में मोस्टली होता है, लेकिन अगर हम इसे हिंदी में ही करते तो हमारा देश और ज़्यादा अच्छी प्रगति करता।
तो हम विश्व में और अधिक बेहतर स्थिति में होते। वर्तमान में इस दिशा में ठोस और क्रांतिकारी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, और ऐसा नहीं है कि नहीं उठाए गए हैं। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पहली बार जो आपकी मेडिकल एजुकेशन है, जो 5 साल में हम लोग करते हैं, वो हिंदी में प्रारंभ हो चुकी है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो उठाए जाने की ज़रूरत है, ये वाकई अब धीरे धीरे ये कदम उठाया जा रहा है कि हमारी जो एजुकेशन की जो प्रणाली है वो पूरी तरीके से हमारी मातृभाषा में ही की जाए, यानी कि हिंदी में। अब इस पे आधारित हमारा प्रश्न देखिए क्या है। अब इसमें 5 प्रश्न दिए गए थे। पहला प्रश्न है, किसी भी देश के आधारभूत विकास के लिए आवश्यक है। अब हमारा ही देश है, अगर इसके आधारभूत के विकास के लिए करेंगे तो क्या करेंगे? 4 ऑप्शन है। तकनीकी शिक्षा का विस्तार होना, चिकित्सीय शिक्षा का विस्तार होना, किसी भी भाषा में शिक्षा हो देना, या मातृभाषा में ये शिक्षा का विस्तार करना। तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि किसी भी, अगर कोई भी देश हमारा क्या कहते हैं डेवलपमेंट करना चाहता है, जैसा कि इस गद्यांश में बताया भी गया है, तो उसमें हमारी मातृभाषा में अगर शिक्षा होगी तो वो देश ज़्यादा अच्छे से प्रचार प्रसार करेगा। तो इसका जो सही हमारे पास में ऑप्शन आ रहा है, देखिए हिंदी, जैसे अभी तो आप लोग सब कुछ इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, अगर हिंदी में पढ़ोगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है। तो यहाँ जो सही ऑप्शन है वो है हमारा डी। कौन सा ऑप्शन है? डी। मातृभाषा में शिक्षा का विस्तार होने से किसी भी देश का आधारभूत विकास होता है और अच्छा डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा की चिकित्सा की दृष्टि से कौन से देश अच्छी स्थिति में हैं? कौन से देश हैं जो अच्छी स्थिति में हैं? यहाँ पर क्या है देखिए, मातृभाषा में चिकित्सीय शिक्षा देने वाले देश, अपनी राष्ट्रभाषा को मातृभाषा बनाने वाले देश, राष्ट्रभाषा को मातृभाषा को समान मानने वाले देश, अंग्रेजी भाषा से दूरी बनाने वाले देश। तो अभी हमने गद्यांश में क्या पढ़ा? वो देश जो अपनी मातृभाषा में चिकित्सीय और तकनीकी शिक्षा दे रहे हैं, वो देश ज़्यादा डेवलप्ड है, जिनमें रूस, चीन, जापान, ये सारे, फ्रांस, ये सभी हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? कौन है वो? मातृभाषा में चिकित्सीय शिक्षा देने वाले देश। यहाँ पर ये आपका ए ऑप्शन एकदम सही रहेगा। तो आई होप आप सभी ने अच्छे से लगाया होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में क्षेत्रीय भाषाओं की अपेक्षाकृत कम विकसित होने का क्या कारण है? अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला? भारत में क्षेत्रीय भाषाएं। अब आप जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं हैं। ये ज़्यादा भाषाएं डेवलप नहीं हो पाई। इसका क्या कारण है? इसका कारण गद्यांश में दिया गया है। ऑप्शन पढ़ते हैं, देखिए क्या है। हिंदी भाषा के वर्चस्व के कारण, अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व, उपर्युक्त प्रयासों का अभाव, या स्थानीय इच्छा शक्ति का अभाव। तो हमारे देश में, यानी कि भारत में, क्षेत्रीय भाषाओं की अपेक्षाकृत कम विकसित होने का कारण है अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व। जैसे ही हमारे देश से अंग्रेज बाहर गए, अंग्रेज तो हमारे देश को छोड़ के चले गए, लेकिन वो अपने पीछे अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना कल्चर सब छोड़ कर गए, और भारतीयों ने अपने आप को मॉडर्न बनाने के चक्कर में क्या कहते हैं ना, जो अंधाधुंध उसका अनुकरण करना शुरू किया। उसके चक्कर में वो अपने देश की संस्कृति, परंपरा और भाषाओं को कहीं पीछा छोड़ते चले गए। आज भी जो इंसान अच्छे से इंग्लिश बोल लेता है वो हमारे समाज में ज़्यादा सभ्य माना जाता है, जबकि हिंदी बोलने वाला नहीं माना जाता। तो देखिए अब ये हमारी सोच में बैठ चुका है। वही चीज़ यहाँ बताई गई। तो अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व हमारे देश में ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से क्षेत्रीय भाषाएं ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई। नेक्स्ट आते हैं, मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना आसान होता है। ठीक है, बात सही है। इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से तर्क सही है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको दिया गया है मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना आसान होता है। इस स्टेटमेंट में कौन से आपके लिए कौन सा या कौन से सही है? तो ध्यान दीजिए, मातृभाषा में प्राप्त ज्ञान को समझना सरल होता है। मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना आसान होता है क्योंकि जब हम अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसे समझना सरल होता है, हम आसानी से समझ लेते हैं। तो ये वक्तव्य हमारा एकदम सही है। ठीक है, क्योंकि हमें कहीं में लगाना है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, इसी हिसाब से करना है।
मातृभाषा में प्राप्त ज्ञान को समझना जटिल होता है, बिल्कुल भी गलत है ये, तो इसे हम कट कर देते हैं, ये गलत है। मातृभाषा अन्य भाषाओं से सरल स्वरूप में होती है, ये तो सही है, मातृभाषा अन्य भाषाओं से सरल स्वरूप में होती है। तो अब हम इसको भी क्या सही कर सकते हैं? तो अगर हम देखें तो अगर हम पहला सही कर रहे हैं और तीसरा सही कर रहे हैं तो फर्स्ट और थर्ड हमारा ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो हम इसको सही नहीं कर सकते, सही होते हुए भी इसे हम सही नहीं कर सकते। कारण क्यों है? क्योंकि ये हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया। देख रहे हैं आप यहाँ पर नंबर 1 है, नंबर 3 है, 1 और 2 है, 1 और 4 है। अगर हम 1 सही कर रहे हैं तो 3 तो कहीं ऑप्शन में आ ही नहीं ना, क्योंकि 3 तो सिंगल में है, तो इसलिए हम 3 नहीं टिक कर सकते। नेक्स्ट आते हैं, मातृभाषा और दूसरी भाषाओं में कोई अंतर नहीं है, तो ये चीज़ तो अपने आप में गलत है। ये सही होते हुए भी हम सही नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। तो अब हमारे सामने सिर्फ ऑप्शन क्या बचा? 1। तो हमारा सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1, यानी कि पहला सही। तीसरा सही होते हुए भी हम सही नहीं कर सकते, ठीक है, तो यहाँ पर नंबर 1 हमारा सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। अब हमारे सामने क्या हो गया? एक कथन है, फिर कारण है, उसको हमें पढ़ना है और उस पर हमें आंसर देना है। चलिए देखें क्या है भाई। पहला कथन है, भारत में शिक्षा के माध्यम में बदलाव वर्तमान की आवश्यकता है। तो ये बात तो सही है कि अगर हमारा देश वाकई अच्छे से डेवलपमेंट करना चाहता है तो जैसा कि गद्यांश में दिया गया है कि उसमें चेंजेस की आवश्यकता है, तो कथन तो सही है, ठीक है, तो इसे हम सही कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं कारण। शिक्षा के माध्यम के प्रति दृष्टिकोण समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर हम ये बदलाव करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? इसका कारण क्या है कि हम क्यों इस सिस्टम में बदलाव चाहते हैं? कथन जो दिया गया है इसका कारण क्या है? क्यों? क्योंकि हम ये बदलाव इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये लोगों के दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा जिससे हमारा देश डेवलप्ड होगा। तो यहाँ पर कथन सही है और कारण आर इसकी एकदम सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ सी, कथन सही है और कारण आर कथन की सही व्याख्या है। तो यहाँ पर आपका ये सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने आ गया एक काव्यांश। इस काव्यांश को हम पढ़ेंगे और काव्यांश पे आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है। शुरू करते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो काव्यांश हमें पढ़ना है और इस पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और 5 हमें करने, कोई ऑप्शन नहीं है, सभी प्रश्न करने हैं। तो क्या दिया है? सच से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम, जो नत हुआ वही मृत हुआ, जो व्रंत से झरकर कुसुम, ठीक है, यानी कि जो झुका, नत हुआ मतलब जो झुका, वह मृत हुआ, जो व्रंत से यानी कि जिस तरीके से पेड़ से गिरकर कोई कुसुम व्रंत यानी कि मरा हुआ हो जाता है, जो लक्ष्य भूल रुका नहीं वो हार देख झुका नहीं, यानी कि जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है उसके दिमाग में सिर्फ उसका लक्ष्य है, जो हार देख झुका नहीं, जिसने ये देखी कि भाई हम जब आगे बढ़ते हैं तो पल पल हमें हर समय जो है हमेशा विक्ट्री तो मिलती नहीं, हम कभी कभी हारते भी हैं, तो वही उन्होंने जो हार देखकर झुका नहीं, जो हार देखकर निराश नहीं हुआ और हमेशा आगे बढ़ता रहा, जिसने प्रणय पाथे माना जी ईत उसी की रही, जिसने अपने प्रणय यानी कि अपने जो पाथे है यानी कि अपने लक्ष्य को ही अपना प्रेम माना, वो उसकी जीत ही सही निश्चित रूप में होती है। जो अपने लक्ष्य से अपने कर्म से प्रेम करता है ऐसा व्यक्ति ही जीतता है। आगे क्या दिया गया है देखिए। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है महज संघर्ष ही, ऐसा करो जिससे ना प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, जो भी परिस्थितियां मिले कांटे चुभे कलियां खिले, हारे नहीं इंसान है संदेह जीवन यही है, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच महज संघर्ष है,
हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दें इस प्यार को, क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मझदार को। तो यहाँ पर अपने संघर्ष को ही लक्ष्य मानकर, भाई जीवन ही संघर्ष है, हर पल हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिलती रहती है कि हम संघर्ष करते रहें, यही होता है ना। तो हम अगर अपने जीवन में अपने लक्ष्य को छोड़कर अपने किसी एक चीज की मोह के लिए पड़ जाएं तो शायद वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या दे रहे हैं, अब इस पे आधारित 5 प्रश्न हैं। पहला जो हमारे पास प्रश्न आ रहा है, देखिए क्या अपने आप से लड़ने का क्या अभिप्राय है। यहाँ पर दिया गया ना, अपने आप से लड़ता रहे, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। अब अपने आप से लड़ते रहने का तात्पर्य क्या है, ऑप्शन देखिए क्या है, अपने भीतर उठे अंतर्द्वंद से लड़ना, यानी कि हमारे अंदर बहुत सारी चीजें, कभी कभी क्या होता है, जैसे हमें कोई चीज अचीव नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो हम क्या सोचते हैं, अरे हम ये काम नहीं करेंगे, छोड़ दो, हमें नहीं करना। एक पल को बोलता है नहीं हम ये करेंगे तो भविष्य, हमें थोड़ी सी अभी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन हमारा भविष्य संवर जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक अंतर्द्वंद होता है, एक पल को वो बोलता है नहीं करो, एक पल को बोलता है कर लो, एक पल को कहता है वो अरे ठीक है ऐसे ही कर लो, एक पल को कहता है नहीं अच्छे से कर लो। तो हमारे अंदर बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, उन विचारों को हम क्या बोलते हैं, अंतर्द्वंद। हम अपने मन में ही बहुत सारी पॉजिटिव और निगेटिव चीजों से लड़ते रहते हैं। अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ना, यानी कि जो हमारे अंदर की वीकनेस है उनसे लड़ना, अपनी शारीरिक कमजोरियों से लड़ना, अपनी मानसिक व्याधियों से लड़ना, यानी कि हमारी जो मानसिक होता है ना, कई चीज़ों से हमें डर होता है, मान लीजिए मन से, एक्चुअल वो चीज़ें हमें डराती नहीं हैं, लेकिन अब जैसे कुछ लोगों को फोबिया होता है कि हमें अंधेरे से डर लगता है, कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, तो ये सिर्फ हमारी मानसिक व्याधियाँ हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया है ना, क्या दिया है, जो है वहां जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ होता है, इसका सही ऑप्शन रहेगा अपने भीतर उठे अंतर्द्वंद से लड़ना, कि हमारे अंदर जो चीजें हैं, क्योंकि अगर जब तक हम अपने अंदर जो नेगेटिव चीजें आ रही हैं उन्हें हम दबा कर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम अपने लक्ष्य पर पहुंच नहीं सकते। क्योंकि अगर मैंने उन नेगेटिव चीजों की बात को मान लिया तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, हम विक्ट्री पाएंगे ही नहीं, बढ़ेंगे ही नहीं, तो कैसे हम अपना लक्ष्य का प्राप्त करेंगे। तो अंतर्द्वंद से लड़ना है, अपने आप से लड़ना अर्थात अंतर्द्वंद से लड़ना। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर, जो नत हुआ वह मृत हुआ, क्यों कहा गया है, ठीक है। झुकना घमंड का परिचायक है, झुकना विनम्रता का परिचायक है, झुकने वाला मृतक के समान है, स्वाभिमान रहित जीवन मृत के समान है। तो जो नत हुआ वह मृत्यु हुआ, तो इसका तात्पर्य यहाँ पर क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम पहले पंक्तियों में चलते हैं, पहले पंक्तियां देख लें, आपको वहां से अच्छे से समझ में आएगा। अब ये कहाँ पर पंक्ति आई थी हमारी, अच्छा इससे और पहले थी, एक मिनट, ये क्या था, जो नत हुआ वह मृत्यु हुआ, जो व्रंत से झरकर कुसुम। अब नत का मतलब तो यहाँ झुकने से है, नत मतलब अगर हम शाब्दिक अर्थ लेंगे तो नत का मतलब होता है झुकना। जो नत हुआ वो मृत हुआ, और जो व्रंत से जिस तरीके से झरकर कुसुम होता है। अब कुसुम कैसे झुकता है, जब अगर मान लीजिए वो पूरी तरीके से अडिग खड़ा है, अगर वो अडिग खड़ा हुआ है तो उसे तोड़ना आसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे अंदर विनम्रता भरी हुई है तो हमें तोड़ना आसान नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो सीधे सीधे क्या है, जो व्यक्ति झुक गया वो मर गया, ये चीज बोली गई है, ठीक है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है उसका तात्पर्य क्या है, ये चीज कही क्यों गई है, ये इसलिए कही गई है कि झुकना विनम्रता का परिचायक है। क्यों है झुकना, अगर हम नहीं झुकते हैं तो क्या होगा भाई, सिचुएशनली हमें अपने आप को एडजस्ट करना होता है ना। मान लीजिए कहीं पर हमारा बहुत एक्टिव रहना ज़रूरी है, कभी हमें शांत रहकर आगे बढ़ना है, कभी हमें जुझारूपन करना है, तो हमारे अंदर वो विनम्रता होनी चाहिए क्योंकि हम मनुष्य हैं, है ना। तो इसीलिए अगर हम घमंडी रहेंगे, हमारे अंदर अहंकार रहेगा, तो हम सिर्फ अपने आप को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, हम बाकी लोगों को देखेंगे ही नहीं, उनको नुकसान पहुंचाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या है, झुकना विनम्रता का परिचायक है, ठीक है। सही क्या है, झुकना विनम्रता का परिचायक
है। तो यहाँ पर ये होता है, लेकिन इसका अर्थ ये चीज हुआ कि अगर हम झुके, अगर झुकना जो है वो ये नहीं है कि हमारे अंदर घमंड है इसलिए हम नहीं झुक रहे, लेकिन अभी भी सही ऑप्शन ये नहीं है। सही ऑप्शन क्या होगा? स्वाभिमान रहित जीवन मृतक के समान होता है। यानी कि अगर आपके अंदर स्वाभिमान नहीं, ये नहीं कि आप हर जगह झुकते जाओ, अगर आप खड़े हो तो क्या होगा? आप घमंडी हो, किसी सिचुएशन नहीं झुक रहे हो, और अगर आप हर जगह विनम्रता के साथ झुकते रहोगे तो आपके अंदर आपका स्वाभिमान नहीं है। तो यहां पर क्या है? सही है, स्वाभिमान रहित जीवन मृतक के समान होता है। हमारे अंदर चाहे जिस भी हो, हमें अपना स्वाभिमान बनाए रखना चाहिए। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जहां हमारा मान भी घट जाए। तो ये इसलिए कहा गया है। अब आते हैं काव्यांश का संदेश है। यहां पर काव्यांश का संदेश क्या है? हर प्रकार की परिस्थिति में समझौता कर स्वयं को ढालने की बात कही गई है। जीत की संभावना वाले मार्ग पर ही आगे बढ़ने का कहा गया है। कैसी भी कठिन परिस्थितियां हो उनसे हार ना मानने को कहा गया है। हार की संभावना होने पर नवीन लक्ष्य के निर्माण का कहा गया। तो इस पूरे जो हमने काव्यांश को पढ़ा, इसका अर्थ क्या है? कैसी भी कठिन परिस्थितियां हो उससे हार नहीं मानना है, हमें हर हाल में आगे बढ़ते रहना है। चलिए अब आ जाते हैं हम नंबर 4 पे। नंबर 4 क्या है? कांटे और कलियां किसके प्रतीक हैं? सुख और दुख के, दुख और सुख के, स्मृति और उत्कर्ष के, निर्माण और पतन के। तो यहां पर कांटे, कांटे मतलब हुआ दुख, कलियां मतलब हुआ सुख। तो सही ऑप्शन यहां पर आपका क्या आएगा? बी ऑप्शन आपका सही है। कांटे आपका दुख का प्रतीक है, कलियां आपके सुख का प्रतीक है। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 5। यहां पर हमारे सामने कथन और कारण संबंधी प्रश्न दिया गया है। क्या है? कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, सही विकल्प चुनना है। कथन है, मानव मात्र का जीवन संघर्षपूर्ण है। बात सही है, हम किसी भी कोई भी उम्र का व्यक्ति हो उसके जीवन में उसके लेवल का संघर्ष होता ही होता है। नेक्स्ट आते हैं, मानव मात्र को अपने जीवन की सम विषम हर तरह की परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। यानी कि अच्छी हो, बुरी हो, जो आपके साथ हो, जो आपके विपरीत हो, उन सभी का सामना करना चाहिए। तो ठीक है, जब हम ये, इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि हमारे जीवन में संघर्ष है। अगर परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं तो भी हम सामना कर रहे हैं, हमारे प्रतिकूल हैं तो भी हम सामना कर रहे हैं। तो एक तरीके से हमारा जीवन क्या है? वो संघर्ष से भरा हुआ है। तो यहाँ पर कथन सही है और कारण आर इसकी सही व्याख्या करता है। तो कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा एकदम सही रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा अपठित बोध तो खत्म हो गया और अब हम आ चुके हैं यहाँ पर अपने व्याकरण आधारित प्रश्नों पर। ठीक है, यही था ना हमारा, अपठित बोध के बाद व्याकरण था। तो यहाँ पर क्या दिया है? निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प हमें चुनकर लिखने हैं। तो हमारे सामने अब क्या आ चुका है? हमारे सामने आए हैं रचना के आधार वाक्य के भेद पर 5 प्रश्न और 4 प्रश्न हमको करने हैं। इनके लिए हमें मिलेंगे 4 मार्क्स। प्रश्न क्या है? जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे रहते। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य होगा। अब हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। ऑलरेडी ये हमारा एक सरल वाक्य दिया गया है, इसे संयुक्त वाक्य हम जब बनाएंगे तो देखिए नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़ते हैं। पहला है, बाबूजी रामायण का पाठ करते और हम उनकी बगल में बैठते। तो ये हमें सही लग रहा है। तो देखिए एक यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, एक ये दिया गया है और बीच में ये हमारा अव्यय है। ठीक है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। जिस समय बाबूजी रामायण का पाठ करते उस समय हम उनकी बगल में बैठे होते। तो ये हमारा मिश्र वाक्य आ रहा है, तो इसे हम काट देते हैं। बाबूजी के रामायण का पाठ करते समय हम उनकी बगल में बैठे होते, ये एक सरल वाक्य है। नेक्स्ट आए, जब बाबूजी द्वारा रामायण का पाठ किया जाता तब हम भी के साथ होते। तो ये भी हमारा मिश्र वाक्य अंतर्गत है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या आया? ये ए वाला ऑप्शन आया। ये हमारा संयुक्त वाक्य एकदम सही है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए अब आगे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हमारा व्याकरण का। माँ थाली से दही भात शांति
और बनावटी नाम से एक और बनाकर खिलाती जाती। इसे सरल वाक्य में बदला जाए तो क्या होगा? अब ये दिया क्या गया है, आप देख रहे हो, ये एक संयुक्त वाक्य में दिया है और इसे बनाना है सरल वाक्य में। ऑप्शन देखते हुए चलते हैं, आपको अपने आप पता चलता जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमें ऑप्शन ही देखने हैं। क्या है? माँ जब भी थाली में दही भात सानती तब बनावटी नाम से एक और बनाकर खिलाती। अब देखिए यहाँ जब और तब की वजह से ये एक मिश्र वाक्य बन जाता है, तो इसे हम कट कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, माँ थाली में दाल भात सानती और छोटे छोटे कौर बनाकर मुझे खिलाती। तो यहाँ पर देखिए दो अलग अलग वाक्य हैं और बीच में और लगा है, तो ये एक संयुक्त वाक्य में आता है, तो इसे भी कट कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, माँ थाली में दही भात सानकर बनावटी नाम से कौर बनाकर खिलाती। तो ये हमें सरल वाक्य में बताना था, तो ये हमें एकदम ही सरल वाक्य लग रहा है। लेकिन अभी हम आगे देखते हैं, एक ऑप्शन और भी हमारे सामने दिया है, माँ थाली में अपने लिए दही भात सानती पर कौर बनाकर मुझे खिला देती। तो ये बात तो थी नहीं कि माँ अपने लिए सान रही है, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो यहाँ सही क्या हो गया हमारा? सी वाला, माँ थाली में दही भात सानकर बनावटी नाम से कौर बनाकर खिलाती जाती। तो यहाँ पर सही है हमारा सी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में देखिए क्या है। ओके, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। ठीक है, उपयुक्त हमें चुनने हैं, लेकिन साथ में हमें नीचे वाले विकल्पों पे भी ध्यान देना है। तो हमें पहचानना क्या है? वो है आपको मिश्र वाक्य पहचानने। क्या पहचानना है? मिश्र वाक्य। तो चलिए देखते हुए चलते हैं। पहला है, जब दुलारी ने केश बांध लिए तब उसने खिड़की खोल दी। तो यहाँ पर क्या है? मिश्र वाक्य देखना है। अब यहाँ पर आपको देखते हुए चलना है। तो हमें ये एक मिश्र वाक्य लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, जब दुलारी ने केश बांध लिए तब उसने खिड़की खोल दी। तो यहाँ तब, इस वजह से ये एक मिश्र वाक्य लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है? उसने सिर का पसीना सुखाया और वहीं खड़ी हो गई। अब यहाँ पर देखिए क्या, उसने सिर का पसीना सुखाया, ये तो पहला वाक्य पूर्ण है और जैसा लगा है, तो ये एक संयुक्त वाक्य है, तो इसे हम कट कर देते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ मिश्र वाक्य ढूंढने हैं। फिर आते हैं, टुन्नू जब दरवाजे पर खड़ा था तब उसके पास एक पोटली थी। तो ये भी सही है, क्योंकि दिया है टुन्नू जब दरवाजे पर खड़ा था, जब लगने की वजह से और इधर तब लगने की वजह से ये एक मिश्र वाक्य में आ गया, तो तीसरा भी हमारा सही है। नेक्स्ट आते हैं, उसकी गृहस्थी बड़ी कठिनाई से चल रही थी फिर भी उसे चिंता नहीं थी। तो अब क्या था? उसकी गृहस्थी बड़ी कठिनाई से चल रही थी, तो ये हमारा पूर्ण है। और फिर लगा हुआ है, फिर भी लगा है, तो वो एक कंजक्शन है। उसे चिंता नहीं थी, ये भी एक पूर्ण वाक्य है, तो ये एक संयुक्त वाक्य में आता है, तो इसे कट कर देते। तो ऑप्शन पहला और तीसरा हमारा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, ये गलत है। 2, 3, 4 ये भी गलत है। दूसरा और चौथा ये भी गलत है। तो सही क्या है हमारा? पहला और तीसरा। तो ये डी ऑप्शन हमारा इस जगह बिल्कुल सही आएगा। आई होप आप लोगों ने इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम किया होगा और आप सभी के आंसर सही होंगे। अब आ जाते हैं हम नंबर 4 पर। नंबर 4 में देखिए क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य का उदाहरण है। हमें सरल वाक्य छांटने हैं। उसने बंडल निकाला और उसे पकड़ा दिया। अब यहाँ पर क्या, उसने बंडल निकाला, तो ये तो हमें एक संयुक्त वाक्य लग रहा है, सरल वाक्य तो नहीं लग रहा है ये, तो यहाँ पर ये हमारा नहीं होगा, तो इसे हम कट कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं, वह जल संचय का उचित प्रबंध है। वहां पर जल संचय का उचित प्रबंध है, तो ये सरल वाक्य लग रहा है, लेकिन अभी आगे और ऑप्शन है, इन्हें भी हमें देखना है। तुम जाओ, मैं कल ही लौट जाऊंगा। तो देखिए क्या है, तुम जाओ, मैं कल ही लौट जाऊंगा, ये एक मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ रहा है, तो इसे भी हम कट कर देते हैं। जब बर्फ गिरी तब मुश्किल होती है, तो ये भी हमारा मिश्र वाक्य, ये एक संयुक्त वाक्य था। तुम जाओ, मैं कल ही लौट जाऊंगा, ये एक मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ रहा, संयुक्त वाक्य के अंदर। तो सही सरल वाक्य कौन सा है आपका? बी, वहां जल संचय का उचित प्रबंध है, ये हमारा सही है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या दिया गया है बाबा रे, यहाँ पर आपको स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। तो चलिए देखते हैं। स्तंभ 1 में वाक्य दिए हैं, स्तंभ 2 में वाक्य के नाम दिए गए। पहला है, मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। क्या है? अब आप यहाँ पर एक देख रहे हो कि एक सरल वाक्य है, मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, ये एक सरल वाक्य आ रहा है। तो इसको हम कहाँ मिला देंगे? सबसे पहले पहला वाला हमारा तीसरे में मिल जाएगा।
ठीक है, फर्स्ट हमारा कहाँ आया, थर्ड में आ गया। ओके, उसकी रबाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया। अब उसकी रबाब निकाली गई तो यहाँ पर और लगे होने की वजह से ये एक संयुक्त वाक्य बन रहा है, तो दूसरे का तो हमारा दूसरा ही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, जब बात हुक्कामों तक पहुंची तब बड़ी खलबली मची। तो अब यहाँ जब और तब लगे होने की वजह से ये क्या हो गया, ये एक मिश्र वाक्य हो गया। तो ठीक है, तो पहले का हमारा तीसरा है, तो पहले का तीसरा यहाँ पर दो ऑप्शन में आ रहा है, तो इसको कट कर दो, इसको सॉरी ये वाला नहीं कट होगा। यहाँ पर पहले का हमारा क्या आ रहा था, पहले का हमारा था तीसरा सरल वाक्य था, पहले का तीसरा था सरल वाक्य। तो यहाँ पर इसको कट करोगे आप और इसको कट करोगे, दो ऑप्शन बचे, पहले का तीसरा, फिर दूसरे का तो दूसरा ही था, दूसरे का क्या था, दूसरा, और इसका पहला। तो दूसरे का दूसरा कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, दूसरे का दूसरा और तीसरे का था हमारा पहला, तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो गया, डी गलत हो गया। समझ गए ना, तो पहले का तीसरा है, दूसरे का दूसरा है और तीसरे का पहला है। ये ऑप्शन हमने इस तरीके से निकाल लिया। ठीक है, आई होप आप लोगों ने भी बढ़िया अच्छे से किया होगा सभी का, क्योंकि मैंने इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को ऑलरेडी कराए थे सैम्पल पेपर में। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ चुके हैं। अब हमारे पास वाच्य आधारित 5 प्रश्न आएंगे और 5 में से हमें 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। 4 मार्क्स के हैं। लेखक ने अपने तर्कों से उनकी दलीलों का खंडन किया, वाक्य में वाच्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हमारा पहला आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, लेखक ने, अब यहाँ पर क्या लगा है, लेखक के साथ ने लगा हुआ है, अपने तर्कों खंडन किया, तो इससे साफ हमें पता चल रहा है कि ये एक कर्तवाच्य है। हमने आपको हमेशा बताया था, सबसे पहले जब भी आप वाच्य देखोगे सबसे पहले क्रिया देख लेना। ठीक है, क्रिया आप देख लोगे अगर सकर्मक है या कर्मक है। तो यहाँ पर अगर खंडन किया तो क्या किया, दलीलों का खंडन किया, उत्तर मिला सकर्मक क्रिया है। तो अब यहाँ पर दो बात हो सकती है, या तो कर्मवाच्य होगा या तो कर्तवाच्य होगा। तो क्रियावाच्य कट गया, भाववाच्य कट गया, अब इन दोनों में से हो सकता है। तो कर्मवाच्य के लिए हमने क्या नियम है, उसमें द्वारा या हमें से लगा होना चाहिए। तो ना यहाँ द्वारा लगा है कर्ता के साथ, ना से लगा है, यहाँ पर क्या लगा है, कर्ता के साथ ने लगा है। तो ये हमारा कहाँ पर आता है, कर्तवाच्य में। नियम था ना ये हमारा, तो ये क्या हो गया, हमारा कर्तवाच्य में बदल जाता है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2, संगतकार द्वारा मुख्य गायक का उत्साह बढ़ाया गया। प्रस्तुत वाक्य का वाच्य पहचानिए। ये तो तुरंत ही आप पहचान सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना। क्या दिया है, संगतकार द्वारा मुख्य गायक का उत्साह बढ़ाया गया। तो यहाँ देखिए द्वारा शब्द लगा हुआ है ऑलरेडी, बढ़ाया गया। तो अब आप यहाँ पर देख लो भाव, अब सिंपल वही, फिर से वही काम करना है आपको। क्या करना है, क्रिया पता करो। बढ़ाया गया, क्या बढ़ाया गया, उत्साह बढ़ाया गया। तो यानी कि ये क्या हो गया, सकर्मक है। सकर्मक है तो यानी कि ये क्या नहीं होगा, ये भाववाच्य नहीं होगा, अकर्मक नहीं होगा। तो कर्तवाच्य और कर्मवाच्य बचा। अब यहाँ पर क्या है, कर्ता के साथ अगर ने लगा है तो हमारा क्या हो जाता है, कर्तवाच्य। लेकिन यहाँ कर्ता के साथ द्वारा लगा हुआ है तो सीधे सीधे ये क्या हो गया, कर्मवाच्य। तो ये क्या निकला, कर्मवाच्य। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे हमारे पास में क्या दिया गया है, कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। इसका कर्मवाच्य होगा। तो ऑलरेडी ये क्या दिया गया है, ये कर्तवाच्य है, क्योंकि यहाँ कर्ता के साथ हमारा ने लगा हुआ है। तो ये किस में दिया गया है, ये एक कर्तवाच्य है। क्या है, ये एक कर्तवाच्य है। अब इसे बदलना हमें किस में है, कर्मवाच्य में। तो जाहिर सी बात हमें करना क्या होगा, कर्ता के साथ हमें क्या लगाना है, द्वारा या से लगाना है। से किस कंडीशन में लगता है, जब वाक्य नकारात्मक हो। लेकिन यहाँ पर वाक्य नकारात्मक नहीं है, इसलिए द्वारा लगेगा। चलिए देखते हैं, कवि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट है, कवि द्वारा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया। तीसरा है, कवि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर पाते हैं। चौथा है, कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया। तो ध्यान दीजिए क्या है, जब हम कर्मवाच्य बनाते हैं तो कर्ता के साथ हमेशा द्वारा या से लगता है और क्रिया हमारी हमेशा सकर्मक रहती है। तो क्रिया तो सकर्मक है, क्या किया, रूप सौंदर्य का वर्णन किया, यही है ना, तो सकर्मक क्रिया है।
तो यहां पर जब हम आ रहे हैं तो ये नंबर बी वाले में आप देख रहे हैं कर्ता के साथ द्वारा लगा हुआ है। अगर ये वाक्य नकारात्मक होता तो हम से लगाते, लेकिन यहाँ पर ये सकारात्मक है इसलिए द्वारा लगाकर और हमने यहाँ पर इस वाक्य को क्या कर दिया, कर्मवाच्य में तब्दील कर दिया। तो सही इसका ऑप्शन है बी। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य का उदाहरण है। अब हमें इसमें से भाववाच्य ढूंढने हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको पहले स्टेप बाय स्टेप बताया है, आपको क्रिया पता करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए देखिए, प्रधानाचार्य द्वारा निर्देश जारी किया गया। क्या जारी किया गया, निर्देश। तो ये तो एक सकर्मक हो गया, और भाववाच्य में हमेशा क्या रहती है, क्रिया अकर्मक रहती है। तो ये तो सकर्मक है, तो यानी कि ये भाववाच्य नहीं होगा। कट कर दो इसको। इसको हमने कट कर दिया। नेक्स्ट आते हैं, उसकी दादी से खड़ा नहीं रहा जाता, ठीक है। अब नहीं रहा जाता, क्या नहीं रहा जाता, तो खड़ा तो क्रिया ही है, क्या नहीं रहा जाता, खड़ा यहाँ पर कर्म नहीं है, खड़ा तो ऑलरेडी क्रिया है, तो यानी कि ये एक क्या है, अकर्मक क्रिया है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कर्ता है ही नहीं, तो सीधे सीधे हमारा ये हो गया एक भाववाच्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, सज्जन अपने से बड़ों की सेवा करते हैं। तो ये तो एक कर्तवाच्य है, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, तो इसको भी कट कर दो। नेक्स्ट आ जाते हैं, खिलाड़ी से अब दौड़ा नहीं जाता। तो ये भी एक भाववाच्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा और चौथा सही है। तो यहाँ हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ये दो वाक्य हमारे भाववाच्य के अंतर्गत आएंगे। चलिए अब आ जाते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5, चलिए यहाँ पर हमें एक दूसरे से मिलाना है। यहाँ देखिए क्या है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। घायल पक्षी से उड़ा नहीं जा सका, ठीक है। इधर आपके वाच्य दिए गए हैं, कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है। तीसरा है, उससे वह गीत नहीं गाया गया, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पर अब आ जाते हैं, बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सबसे पहले हमें जो चीज़ का आंसर पता है, जैसे हमें पता है नंबर 2, कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है। कभी कभी ऐसा होता नहीं, हमें नहीं समझ में आता है, ये दो वाक्यों में कंफ्यूजन है कि इसमें कर्मवाच्य कौन सा है, भाववाच्य कौन सा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हमें पता है उस पर मार्क कर लो। हमें ये पता है कि ये एक कर्तवाच्य है, तो हमने ये कर्तवाच्य मार्क कर लिया, ठीक है। एक भी अगर आप मार्क कर लोगे ना, आप आंसर तुरंत निकाल सकते हो। टेक्निक बता रही हूँ, देखते हुए चलो। नंबर 2 का पहला है, तो अब यहाँ पर नंबर 2 का पहला देखो, सिर्फ एक ये आ रहा है, देख रहे हो क्या आ रहा है, ये सिर्फ एक आ रहा है। तो यानी कि बाकी आंसर तो हमने निकाल ही लिया, एक जो तुम्हें पता था वो तुम निकाल लो, बाकी पता है। कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है, तो कवि हमारा कर्ता है और यहाँ सुनता है उसी के साथ कनेक्टेड है, तो वो कर्तवाच्य था। उसी के हिसाब से सारे निकाल लो। नंबर 1 का 3 है, घायल, यानी कि घायल पक्षी से उड़ा नहीं जा सकता, ये एक भाववाच्य हो गया। उससे वह गीत नहीं गाया गया, गाया गया, क्या नहीं गाया गया, गीत नहीं गाया गया, सकर्मक क्रिया है। नकारात्मक शब्द है, नकारात्मक वाक्य है, यहाँ पर से ऑलरेडी लगा हुआ है इसलिए द्वारा नहीं लगेगा, तो ये एक कर्मवाच्य हो जाएगा। समझ गए। देखिए हमने आंसर से ही, हमने क्वेश्चन में खाली एक हमें पता था, हमने फटाफट आंसर निकाल लिया। तो यहाँ पर सही है हमारा सी। नंबर 1 का है 3, यह आपका भाववाच्य है। नंबर 2 का आपका कर्तवाच्य है। नंबर 3 आपका कर्मवाच्य है। देखा ना। तो जब आपको आंसर ना पता हो और एक पता हो तो उससे भी आप आंसर निकाल सकते हो। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। हमारे पास है, निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। तो अब हमारे सामने पद परिचय आ रहा है, एक वाक्य दिया गया है, वाक्य में हमें जो है सही करना है। शीला जी ने साहित्य का दायरा ही बढ़ा दिया, ठीक है। अब वाक्य में रेखांकित पद का परिचय करना है। शीला जी, शीला जी कौन है, जाहिर सी बात है एक महिला का नाम है, प्राध्यापिका का नाम था, आप सभी को याद है। शीला जी जो मनु भंडारी की प्राध्यापिका थी हिंदी की, तो उनके बारे में बात हो रही है। ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अलावा जो स्त्रीलिंग है, एक वचन है और ने लगा है तो कर्ता कारक है, ठीक है।
चलो हमने सब कुछ बता दिया, आप फटाफट इसी हिसाब से निकाल लो। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा रख के बाकी जो ऑप्शन है उसे कट कर दो। जातिवाचक संज्ञा हमने कट कर दिया। उसके बाद हमने क्या बचाया, एक वचन, तो सब में एक वचन है, स्त्रीलिंग है। फिर हमने क्या बताया, यहाँ पर ने लगा हुआ है ऑलरेडी, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये एक कर्ता कारक है। तो कर्ता कारक कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है। तो पहला ऑप्शन यानी कि ए हमारा यहाँ पर सही होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक, बाकी कर्म कारक, करण कारक हमारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। लेखक ने उस घटना को पूरी ईमानदारी से लिखा। ठीक है, अब यहां पर जो हमारा सही ऑप्शन अगर जो आ रहा है वो हमें पता करना है। ठीक है, अब यहां पर हमें ये देखना है कि उस शब्द जो है वो क्या होता है, वैसे तो विशेषण होता है, सॉरी सर्वनाम होता है। क्या होता है, उस शब्द हमेशा जो है वो सर्वनाम होता है, लेकिन यहाँ उस जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, घटना के साथ कनेक्टेड है। किसके साथ, घटना। और घटना क्या है, हमारा संज्ञा शब्द है। क्या है, संज्ञा। अब संज्ञा शब्द की जो विशेषता बतलाएगा, अब क्योंकि अब आप इसमें बोलोगे कि मैम कैसे है, अब यहाँ पर देखो सिंपल ऐसे, अगर ये सर्वनाम होता तो इसकी जगह हम कोई भी संज्ञा शब्द लिख सकते हैं, लेकिन घटना, अगर हम घटना के साथ उसकी जगह हम कुछ भी बता रहे हैं, जैसे लेखक ने बड़ी घटना देखी, लेखक ने छोटी घटना देखी, लेखक ने भयंकर घटना देखी। ठीक है, अब इसकी जगह देख लो, कोई भी ऐसी संज्ञा शब्द आप फिट कर सकते हो, नहीं कर पाओगे। तो इसकी जगह हमेशा क्या आ रहा है, हमेशा इसकी क्वालिटी ही बताने की कोशिश करी जा रही है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये एक विशेषण है। क्या होगा, ये एक विशेषण है। चूंकि ये एक सर्वनाम शब्द है और विशेषण की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो ये एक सार्वनामिक विशेषण है। तो यहाँ पर देखिए क्या पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, ये ठीक। अब हमारे सामने दो ऑप्शन बचे। लेखक ने उस घटना को पूरी ईमानदारी से लिखा। घटना सिर्फ एक है, तो यानी कि एक वचन ही रहेगी। अब घटना स्त्रीलिंग है कि ये पुल्लिंग है, ये पता है। घटना घटता है या घटना घटती है, तो क्या होता है, घटती है। तो ये क्या हुआ आपका स्त्रीलिंग, तो ये हमारा स्त्रीलिंग, यानी कि हमारा बी ऑप्शन, सार्वनामिक विशेषण, एक वचन, स्त्रीलिंग, विशेष्य है इसकी घटना। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप निकाल लेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हमारा है सार्वनामिक विशेषण। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दिया गया, देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं। एक चिड़िया हमारी खिड़की पर डरी डरी बैठी थी। तो अब बैठी थी के साथ क्रिया विशेषण क्या है, डरी डरी। यहाँ पर क्या है, डरी डरी हमारा क्रिया विशेषण है। अब डरा होना क्या है, ये क्या बता रहा है, रीतिवाचक क्रिया। क्रिया किस तरीके से हो रही है, तो ये हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण आता है। तो यहाँ पर क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पर डरी डरी के लिए नहीं, यहाँ पर खिड़की पर बैठी थी। कहाँ बैठी थी, खिड़की पर बैठी थी। तो ये हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलिए आते हैं। अब आते हैं, पापा की आवाज सुनकर मैं बाहर निकल आया। निकल आया ये हमारी क्रिया है। कहाँ निकल आया, बाहर निकल आया। तो ये एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण, खिड़की पर हमारा ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट आते हैं, यह खेल तो खुले में ही खेला जा सकता है। अब यहाँ पर क्या है, खेला जा सकता है। कहाँ खेला जा सकता है, खुले में। तो ये खुले में हमारा क्या है, स्थानवाचक बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, उस ड्राइवर ने अचानक जोर से ब्रेक लगाई। ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाना क्या है, अचानक। तो अचानक से अगर ब्रेक लगाई जा रही है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये डी वाला ऑप्शन है जिसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, यहां पर क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब आ जाते हैं हम नंबर 4 पर। नंबर 4 हमारे पास में क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। नंबर 4 है, कस्बे में नगर पालिका प्रतिवर्ष कुछ नया करती थी। तो यहां पर क्या है, देखिए, कस्बे में तो प्रतिवर्ष है। प्रतिवर्ष क्या होगा, चलिए देखते हैं। रेखांकित पद का परिचय होगा। अब नीचे दिया स्थानवाचक, कालवाचक, व्यक्तिवाचक। अब यहाँ पर प्रतिवर्ष जो है कुछ करा करती, ये तो जाहिर सी बात है, प्रतिवर्ष हमारा क्या बता रहा है,
कुछ नया करती थी, कब करती थी? प्रतिवर्ष करती थी। तो जाहिर सी बात है कि ये समय को बता रहा है, तो ये होगा हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण, करना क्रिया की विशेषता। ठीक है, प्रतिवर्ष क्या है? वो समय को बता रहा है। नगर पालिका द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो प्रतिवर्ष किया जा रहा है, तो ये होगा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम। बचपन में मैं दुबली पतली और सांवली थी। मैं शब्द क्या है? रेखांकित पद का परिचय होगा, तो यहां पर पुरुष दिया। अगर मैं कहीं पर मैं शब्द आता है तो वो हमारा क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। कौन सा पुरुष होता है? उत्तम पुरुष। तो यहां पर अब आप देख रहे हो मध्यम पुरुष स्त्रीलिंग, अन्य पुरुष सार्वनामिक विशेषण। तो यहां पर मैं शब्द उत्तम पुरुष सर्वनाम है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। क्योंकि मैं दुबली पतली थी, तो मैं अपने बारे में बात कर रही हूं, तो मैं क्या हुई? आपका ये स्त्रीलिंग है। एक तो सांवली, दुबली और सांवली थी, और दूसरा कर्ता कारक है, एक वचन है। तो यहाँ मैं दुबली पतली नहीं थी। ठीक है, ये मनु भंडारी के बारे में बात हो रही है, मैं दुबली पतली नहीं थी। ये तो मेरी हेल्थ को देखकर आप लोग समझ सकते हो। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमारे पास में यहाँ क्या दिया गया है। निम्न निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। अब हमारे पास हमारे व्याकरण का अगला टॉपिक जो है वो है अलंकार। उस पर आधारित 5 प्रश्न है। 5 प्रश्न में से हमें 4 करने हैं और 4 मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोगों ने ऐसे ही किए होंगे ना। तो चलिए देखिए क्या है। पहला है, पानी परात को हाथ न छूयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इस काव्य पंक्ति में अलंकार है। उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक या अतिशयोक्ति। अब श्री कृष्ण के पास जब सुदामा जी पहुंचे थे तो सुदामा की स्थिति देखकर श्री कृष्ण इतने ज्यादा क्या हो गए कि भाव विभोर हो गए कि उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, और इतने आंसू निकले कि उन्होंने सुदामा के पैरों को अपने नैनन के जल से धो दिया, यानी कि अपने आंसुओं से धो दिया, और परात में जो पानी लेकर रुक्मणी आई थी उसको हाथ तक नहीं लगाया। तो ये क्या पॉसिबल है? हम चाहे जितना धो लें तो क्या किसी के पैरों को धो सकते हैं? उसके पैरों में लगी हुई मिट्टी को हम साफ कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार होगा यहाँ पर। तो ये डी है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2। धीरे धीरे उतर क्षितिज में आ बासंती रजनी। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। अब इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हमारा होगा? देखिए, धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बासंती रजनी क्या है? बासंती रजनी। रजनी का मतलब क्या है? अंधेरा होने वाला है। जब रात में, शाम के समय सूरज ढलने लगता है तो देखो हल्का हल्का सा पीलापन भी आ जाता है, और धीरे धीरे सूरज डूब जाता है और रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो रजनी का तात्पर्य यहाँ रात से है, और बसंती यानी कि ये बसंत के मौसम की बसंत के मौसम में जब शाम ढलती है तो आसमान हल्का बासंती हो जाता है। तो अब वो धीरे धीरे उतरकर क्षितिज से आ रही। क्षितिज मतलब आपका होराइजन, वहां से उतरकर नीचे आ रही है। अब यहाँ पर उतरने की क्रिया या चढ़ने की क्रिया मनुष्यों द्वारा संपन्न होती है, लेकिन रजनी जो कि रात है वो एक प्राकृतिक है। तो ये क्या है? उतर चढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये एक मानवीयकरण अलंकार होगा। कौन सा अलंकार है ये? मानवीयकरण अलंकार। ठीक, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न क्या है? विद्या धन उद्यम बिना काहे जू पावे कौन, बिना डुलावे ना मिले ज्यों पंखा की पौन। तो ये तो देखते ही आप लोग समझ गए होंगे भाई, इतना तो मैंने समझा ही दिया है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि क्या चीज बोल रहे हैं। देखो, ज्यों शब्द से आप तुरंत ही समझ जाओगे कि ये एक उत्प्रेक्षा अलंकार है। तुरंत समझ सकते हो ना। जो मैंने कहा ज्यों त्यों, जनऊ मनऊ, जानो मानो जैसे शब्द जहां आते हैं वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर क्या दिया है? विद्या धन उद्यम बिना काहू जो पावे कौन, यानी कि विद्या का धन जो है, विद्या रूपी जो धन है वो बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं किया जा सकता। उद्यम अर्थात बिना अध्ययन के प्राप्त नहीं किया जा सकता। मानो बिना डुलावे ना मिले जो पंखा की पौन। जिस तरीके से ज्यों मानो ऐसा, जिस तरीके से बिना पंखे को डुलावे तुम्हें हवा प्राप्त नहीं हो सकती, उसी तरीके से बिना जो है आप अध्ययन किए हुए परिश्रम विद्या प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट आते हैं,
मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते। इन काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा होगा? तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या है, देखिए, मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मृदु घट फूटा ही करते। तो मीठी मिट्टी, मीठी, ठीक है, जो मृदु मतलब तो वैसे मीठा होता है, लेकिन अगर हम जो चिकनी मिट्टी अगर लेते हैं, उसके बने हुए घड़े जो हैं वो हमेशा फूट ही जाते हैं। जिस तरीके से जो लोग मीठे होते हैं, स्वभाव में बहुत अच्छे होते हैं, उनको बहुत जल्दी आसानी से ठेस पहुंचाई जा सकती है। तो यहाँ पर जो है मृदु मिट्टी के साथ दो अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए भाई, यहाँ पर क्या दिया है? निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से कौन सी पंक्ति अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है? तो यहाँ पर कौन सी पंक्ति अलंकार का उदाहरण? चलिए देखते हैं। विश्व सलब सिर धुन कहता हमें, हाय ना जल पाया तुमसे मिला। अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे। नेक्स्ट डे, वह दौड़ रहा अति मस्तक पर वह आसमान का घोड़ा। ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होई। तो यहाँ पर जो अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है वो है आपका नंबर सी। तो देखो क्या बोल रहा है, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर वह आसमान का घोड़ा। तो अरिमस्तक यानी कि आसमान के ऊपर। तो यहाँ पर ये अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण होगा। ठीक है, कौन सा अलंकार का उदाहरण है? ये अतिशयोक्ति अलंकार का, जो इन्होंने पूछा था। चलिए, यहाँ पर हमारा अलंकार भी खत्म हो गए। अब हम आ जाते हैं क्या है, अब हमारी पाठ्य पुस्तक से थे, कौन से? क्षितिज बुक से। निम्नलिखित पठित पाठ्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। अब यहाँ पर हमारे सामने दिया, हम लोग ये देख रहे हैं कौन सा गद्यांश दिया है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। जब मैं ये चैप्टर आपको करा रही थी तब भी मैंने बोला था ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपका मतलब मैं ये कह सकती हूँ 95% जो है वो आता ही आता है। इसमें से हम मतलब पिछले अगर हम 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स देखें तो ये ज़रूर आता है। ठीक है, ऑल्टरनेट में आए चाहे जैसे आए, आएगा ज़रूर। ये गद्यांश काव्यांश दिया गया, इस पे आधारित 5 प्रश्न हैं और 5 ही प्रश्न हमें करने, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। देखिए क्या है, नात शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आयसु कहे कहीं किनु मोही, सुनि रसाई बोले मनु कोही। सेवकू जो सो करे सेवकाई, अरकानी करे करें लड़ाई। सुनु राम जेहु शिव धनुष तोरा, सहस्त्र बाहु सम रिपु मोरा। सो बिलगाई बिगाई समाजा, नाते मारी जाहे सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरे अब माने। बहु धनु तोरी लरकानी, कभू न असी सिर की ही गोसाई। एहु धनुष पर ममता केहू होती, सुनी रसाई कहे भृगुकुल केतु। हे नप बालक काल बस बोलत, तो ही न संहार। धनु हुई सम त्रिपुरारी, सुनु विदित सकल संसार। तो यहाँ पर अब इसका अर्थ भी हम समझेंगे। अब इसका अर्थ क्या है, तभी तो भाई हम इसको, अब अर्थ तो आपको हमने समझा चुका, लेकिन चलिए तब भी हम हल्का सा आपको अर्थ बता ही देते हैं। देखिए क्या है अर्थ। नात शंभु धनु भंज निहारा, होई केक ताज। अब भाई उन्होंने, राम जी ने धनुष तोड़ दिया, तो राम जी कहते हैं कि नाथ अर्थात परशुराम जी के लिए कहते हैं, शंभु धनुष यानी कि शिव धनुष को तोड़ने वाला जो है वो कोई आपका एक दास ही होगा। आयुष कहे करही मोही, सुनी रिसाई बोले मन कोई। आप आज्ञा दीजिए कि आपके आयु ने आयुष कहे करी किनु मोही, कि आप आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। ये सुनने के बाद, रिसाई बोलने के बाद मुनि अर्थात परशुराम जी बोलते हैं, सेवक वो होता है जो सेवकाई करता है। इस तरह के कार्य करके आपने लड़ने वाला कार्य किया है। सुनो राम जेहु शिव धनुष तोड़ा। वो परशुराम जी कहते हैं, सुनो राम, जिस किसी ने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु सम रिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान, सहस्त्र बाहु एक राक्षस था, उसके समान मेरा जो है वो शत्रु है। सो बिलगाई बिसाए समाजा, जो जिसने भी तोड़ा है वो पूरा समाज छोड़कर अर्थात ये पूरी सभा छोड़कर अलग खड़ा हो जाए।
नाते मारे जाहें सब राजा, नहीं तो इस सभा में उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, परशुराम के ये सारे वचन सुनकर वो मुस्कुराते हुए बोले परसधरो अवमाना, परशुधर्म मनवाने को प्रणाम करते हुए बोलते हैं, बहु धनु तोड़ ही लड़काना, यानी कि बचपन से हमने बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है। कभऊ ना असीर इस कहीं गुस्साई, कभी किसी ने आपकी तरह इस तरह मुझसे कभी गुस्सा ही नहीं किया, हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष को तोड़ा है। येहु धनुष पर ममता केहू होती, आपकी इसी धनुष से इतना लगाव क्यों है, इतना ममता आपको इस धनुष से आखिर क्यों है। सुनी रसाई क्रहे मगुल होती, अब लखन की बातों को सुनकर भृगुकुल को केतु अर्थात परशुराम जी जो हैं वो बोलते हैं, हे नब बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल कर। नब बालक अर्थात राजा के बालक, हे राजा के बालक अर्थात लक्ष्मण, तुम काल के वश में होने के कारण संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनुष, यानी कि तुम्हें सारे नॉर्मल जो बहुत ही साधारण धनुषों के समान ही तुम्हें ये शिवजी का धनुष लगता है। विदित सकल संसार है, सारा संसार ये जानता है कि ये त्रिपुरारी अर्थात शिवजी का धनुष है। अब इस पर आधारित हमारे सामने जो है वो प्रश्न क्या आ रहा है, देखिए क्या है। नाथ शंभु धनु भंज निरारा होई केयुक दास तुम्हारा, पंक्ति के संदर्भ में राम के चरित्र की कौन सी विशेषता प्रकट होती है। अब कौन सी विशेषता प्रकट हो रही है बताइए। देखिए, संयम, सरलता, विनम्रता या वीरता। भाई वो इतने बड़े वीर थे, लेकिन एक धनुष को तोड़ने के कारण वो बड़े ही विनम्र स्वभाव के साथ परशुराम जी के सामने उपस्थित हुए, तो ये उनकी स्वभाव की विनम्रता को दर्शाता है। अब आते हैं नंबर 2। नंबर 2 में हमारे पास देखिए क्या है। परशुराम ने शिव धनुष तोड़ने वाले को क्या चेतावनी दी। सहस्त्रबाहु के समान उसे अपना शत्रु समझने की, राजा जनक की सभा से बाहर निकलने की, राजा जनक की सभा में उसे मार डालने की, या उसके साथ आजीवन शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने की। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया था कि सहस्त्रबाहु के समान वो मेरा शत्रु है। तो यहाँ पर सही क्या होगा आपका, ये होगा नंबर 1, यानी कि ए आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, नाते मारे जाहि सब राजा। ये कथम परशुराम के डैश का उदाहरण है। किस चीज का उदाहरण है, नहीं तो सारा जो जितने भी राजा हैं वो मारे जाएंगे। ये किस चीज को दर्शा रहा है, उनके शौर्य को, अहंकार को, क्रोध को या गौरव को। तो देखिए 2 ऑप्शन तो पहले ये कट जाते हैं, शौर्य और गौरव। अब आपके सामने 2 आते हैं, क्रोध है या अहंकार है। देखिए अहंकार होता तो बहुत बढ़ चढ़ कर बोलते, लेकिन वो क्या बता रहे हैं कि आप जो है सारे समाज से अलग हो जाइए, सारे समाज से अलग हो जाइए जिसने भी मारा है, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। तो ये दर्शा रहा है उनके क्रोध को, अर्थात वो शिव धनुष तोड़ने के कारण बहुत ही ज्यादा क्रोधित हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अब हम आ जाते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 हमारा क्या है, सेवक किसे कहा गया है। मधु वचन बोलने वाले को, सेवा करने वाले को, कभी क्रोध ना करने वाले, विनम्रता पूर्वक व्यवहार करने वाले। तो सेवक कौन होता है, जो सेवा करने वाला होता है। तो यहाँ पर बी सही है। नंबर 5, परशुराम की धनुष पर ममता होने का कारण क्या है। परशुराम को धनुष से बहुत ममता है, इसका कारण क्या है। उनके आराध्य शिव का धनुष होना, उनके गुरु विश्वामित्र का धनुष होना, उनके पिता का आशीर्वाद समझना, या धनुष का अत्यंत प्राचीन होना। तो परशुराम जो है वो धनुष पर अधिक ममता रखते हैं, क्योंकि वे उनके आराध्य शिव का धनुष है। किसका धनुष है, उनके आराध्य शिव का धनुष है, तो उनकी पूजा करते हैं, इसलिए उनके तोड़े जाने पर वो इतना ज्यादा क्रोधित होकर सभा में उपस्थित हुए हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ क्या दिया है, पाठ्यपुस्तक में निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 2 प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर दीजिए। ठीक है, तो अब हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में तो हमारा जो काव्य खंड है, जो काव्य खंड दिया है ना, उस काव्य खंड में से जितने भी चैप्टर है उसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन हमारे सामने रखे गए थे, उन दोनों ही हमें करने थे। तो यहाँ पहला प्रश्न हमारे सामने जो आ रहा है वो क्या दिया गया है, संगीतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है।
अनुपयुक्त विकल्प छाट के लिखना। तो ध्यान देना, अनुपयुक्त जो सही नहीं है, ठीक है, वो चीजें ये आप दो ध्यान रखिएगा। तो पहला है उसके समान ही अपनी पहचान बनाने के लिए, तो ये हमें सही लग रहा है, ये ऑप्शन हमारी कविता में नहीं है। प्रदर्शन के दौरान उसका उत्साह बढ़ाने के लिए, बिल्कुल सही है कि उसका उत्साह जब मुख्य गायक का डाउन होने लगता है तो वो उसका उत्साह बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। उसके प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए, ये भी सही है। उसके स्वर को सहारा देने के लिए, ये भी सही है। तो जो अनुपयुक्त है वो कौन सा है? उसके समान अपनी पहचान बनाने के लिए। वो उसके समान अपनी पहचान नहीं बनाना चाहता, वो सिर्फ उसको सपोर्ट करने के लिए वो वहां पर मौजूद है। तो यहाँ पर नंबर 1 सही रहेगा। अब आ जाते हैं नंबर 2 पे। यहाँ पर क्या दिया गया है? यह दंतुरित मुस्कान कविता में बच्चे द्वारा पिता को एकटक देखे जाने का क्या कारण है? वो कवि नागार्जुन को एकटक देखे जा रहा है, आखिर क्या कारण है? इसका कारण देखिए, ऐसे एकटक देखना उसका स्वभाव था, उसे पलके झपकाना नहीं आता, वह उसके पहचानने की कोशिश कर रहा है, वह उनकी उपेक्षा करने का प्रयास कर रहा है। अब क्या है, कवि नागार्जुन जो है बच्चा तो उन्हीं का है, लेकिन वो चूंकि एक प्रवासी लाइफ जीते हैं, बहुत दिन से वो बाहर रहते हैं, इसलिए बच्चा उनको पहचानता नहीं, इसीलिए वो एकटक देख रहा है। तो क्या है, वह उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए एकटक देखे जा रहा है। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे सामने क्या दिया गया है? अब हमारे जो गद्य खंड दिए गए हैं ना, उस गद्य खंड से हमारे जितने भी चैप्टर हैं उसमें से एक चैप्टर से यहाँ पर हमारे सामने एक गद्यांश रखा गया है। उस गद्यांश को पढ़ना है, उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमें करना है। देखिए क्या है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए देखते हैं क्या। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था, सभी कॉलेजें, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़तालें करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ यानी मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दक्यानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे उस मनुओं की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी की आपको क्या हुआ है? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती है, हुड़दंग मचाती फिर रही है वह। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी नहीं रह गया है आपको या नहीं? वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारा दिन भभकते रहे। बस अब यही ई रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मनु का घर से बाहर निकलना। तो ये चैप्टर हमारा कौन सा है? एक कहानी यह भी, और लेखिका है मनु भंडारी। जब उनके एक मित्र ने, पिताजी के मित्र ने मनु के बारे में शिकायत करी थी पिताजी से। अब इस पे आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, इस सब से बेखबर में रात होने पर, अच्छा अभी थोड़ा सा गद्यांश और है। घर लौटी तो पिताजी ने एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्माननीय डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। तो ये हमारा काव्यांश था, गद्यांश था, गद्यांश हमने पढ़ लिया। इस पर प्रश्न है। पहला देखिए क्या है, बंद करो अब इस मनु का घर से निकलना। गद्यांश में यह निर्देश किसे दिया गया है? माँ को, मनु को, पिताजी को या बहन को? देखिए पहली चीज तो ये है कि ये निर्देश दे कौन रहा है? पिताजी। लेकिन यहाँ पर किसे दिया गया है निर्देश, यानी कि आदेश दिया जा रहा है ना, बंद करो। तो देखिए पिताजी ने दिया है, इसलिए ये तो पहले ही कट हो गया। दूसरी चीज क्या है, जब ये निर्देश दिया जा रहा था तो मनु घर पे नहीं थी, तो मनु को भी कट कर दूं। अब उस समय माँ और बहन थी, अब बहन ये काम कर नहीं सकती, तो जाहिर सी बात है माँ को ये निर्देश दिया गया है कि मनु का घर से बाहर आना जाना बंद करो। ठीक है, तो यहाँ पहला ऑप्शन हमारा सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ क्या दिया गया है, पिताजी के भभकने का क्या कारण था, यानी कि वो इतने गुस्से में क्यों थे? मनु का हड़ताल आदि में भाग लेना, मनु की गतिविधियों पर माँ की असहमति,
पिताजी के मित्र द्वारा मनु की शिकायत या पिताजी की स्वयं ही मनु से नाराजगी। तो क्या कारण था कि मनु की जो शिकायत है वो उनके एक मित्र ने आकर करी थी। तो भवगने का कारण क्या था? वो था पिताजी के मित्र द्वारा मनु की शिकायत। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 में यहाँ पर क्या दिया गया है? उपर्युक्त गद्यांश की भाषा। अब इस गद्यांश की भाषा कैसी है? ओजपूर्ण है, सूक्ति प्रधान है, मुहावरेदार है या संस्कृत निष्ठ? देखिए इसमें बहुत सारी सूक्तियां दी गई हैं, है ना। कैसे दी गई हैं? चलिए हम जरा एक बार पीछे चलते हैं तो हमें दिखाई दे जाएगा कैसे दी गई हैं। अब आप यहाँ पर देखो क्या है, सिंपल सा है, जो नहीं कर रहे थे। ठीक है, इसको साधारण भाषा, ये मुहावरा तो है नहीं, तो ये क्या है? देखो यहाँ पर आया, पहले ये जो नहीं कर रहे थे, ये एक सूक्ति हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम आएंगे तो यहाँ पर आइए, इकट्ठा हुए भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के निहायत दक्षिणशी मित्र ने घर में आकर पिताजी की अच्छी तरह लू उतारी। तो ये तो एक मुहावरा हो गया, लू उतारना क्या हो गया? एक मुहावरा हो गया। फिर आते हैं, मनु की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ, ठीक है? अब यहाँ पर आपको क्या हुआ, ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी है, पर देखते हैं आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती, फिर रही है वह। हाँ, तो ये देखिए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ज़्यादातर सूक्तियाँ दी गई हैं, तो ये एक सूक्ति प्रधान गद्यांश है। क्या है? सूक्ति प्रधान गद्यांश होगा। इसका सही ऑप्शन हमारे पास में जो आ रहा है वो है बी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 4। नंबर 4 में हमारे पास क्या दिया? हड़ताल का आह्वान क्यों किया जा रहा था? अब हड़ताल का आह्वान क्यों किया जा रहा था? आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ मुकदमे के विरोध में, भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग के लिए, छात्रों के लिए बेहतर अधिकार और सुविधाओं के लिए, कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रों के खिलाफ कार्यवाही के विरोध में। तो आपके गद्यांश में ही दे दिया गया आज़ाद हिंद के, है ना। तो सही क्या है? आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ मुकदमे के विरोध में। आज़ाद हिंद के खिलाफ के मुकदमे के अंग्रेजी सरकार ने मुकदमा चला दिया था, तो उसके विरोध में ये हड़तालें करी जा रही थी। अब आते हैं नंबर 5। पूरा छात्र वर्ग चौपड़ पर क्यों एकत्रित हुआ था? चौपड़ यानी कि मुख्य बाजार का चौराहा, उस पर यह पूरा छात्र वर्ग क्यों इकट्ठा हुआ था? आयोजित हड़ताल के समर्थन के लिए, यातायात बंद करवाने के लिए, समारोह के आयोजन के लिए, या दुकानें पुनः बंद करवाने के लिए? तो किस लिए हुआ था ये? आयोजित हड़ताल के समर्थन में, यानी कि जो हड़ताल करी गई थी उसके समर्थन में ये पूरा छात्र वर्ग वहां इकट्ठा हुआ था। नंबर 10 आ जाते हैं। नंबर 10 हमारे जो गद्य खंड है उस गद्य खंड के सभी अध्यायों में से 2 प्रश्न हमारे सामने रखे गए हैं। देखिए क्या है, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर देने। तो दोनों प्रश्न हमने करने। पहला देखिए क्या, बिस्मिल्लाह खां खांसी छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहते थे? अनुपयुक्त विकल्प चुनकर लिखना है, जो विकल्प सही नहीं है उस पर लिखना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अनुपयुक्त विकल्प चुनना है। उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि होने के कारण उन्हें काशी से विशेष लगाव था। दूसरा, अपने पूर्वजों के समान वे भी काशी के बालाजी से जुड़े रहना चाहते थे। तीसरा, काशी से दूर जाने पर उन्हें स्वयं पर विश्वास कम प्रतीत होता था। चौथा है, बाबा विश्वनाथ और गंगा मैया के कारण, दोनों ही काशी में जिनसे उनका लगाव था। तो इसमें जो अनुपयुक्त जो चैप्टर में नहीं दिया गया है वो है काशी से दूर जाने पर उन्हें स्वयं पर विश्वास कम प्रतीत होता था। ये चीज जो है वो ये अनुपयुक्त, क्योंकि भाई वो बाहर जाके भी तो परफॉर्म करते थे, ऐसा थोड़ी ना कि उनके साथ उनके ऊपर विश्वास नहीं होता था। परफॉर्म करते थे, उनको विश्वास था, लेकिन वो उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि होने के कारण काशी से विशेष लगाव था। अच्छा, एक चीज ये भी ऑप्शन हो सकता है, देखिए। अच्छा, ये भी मैंने अच्छा ध्यान नहीं दिया, आप ये भी देख सकते हो, ये इनकी कर्म भूमि तो थी लेकिन जन्मभूमि नहीं थी। काशी उनकी जन्मभूमि नहीं थी, उनकी जन्मभूमि क्या थी? डुमराव थी। ठीक है, इस कारण से हम इसको भी लगा सकते हैं। तो सही एवं यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर हम ऑथेंटिक देखेंगे तो हम यहाँ पर ए वाले पर लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ये चीज गलत है जबकि ये चीज सही है, तो हम ये अनुपयुक्त आंसर लगा सकते हैं, इसलिए उन्हें विशेष लगाव था। ठीक है, चलिए नंबर 2 आ जाते हैं।
लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए कि लेखक को नवाब साहब नई कहानी के लेखक कब लगने लगे। अब आपको बताना है कि नई कहानी के लेखक कब लगने लगे, कि उन्हें दिमाग में तुरंत ही नई कहानी सूझ गई, वो कब हुआ था। उन्हें पहली बार रेलगाड़ी के डिब्बे में देखकर, जब उन्होंने, जैसे ही हमारे लेखक ने नवाब साहब को डब्बे में देखा, तुरंत ही उनके दिमाग में क्लिक कर गया नहीं कि ये होने चाहिए। तब उन्हें खीरा खाने की तैयारी करते हुए देखकर, उन्हें खीरा सूंघ कर उसका रसस्वादन करते हुए देखकर, या उनके बिना खीरा खाए ऊंची डकार को सुनकर। बिना खीरा खाए ही उन्हें जब ऊंची डकार आई तो उनके तुरंत दिमाग में ये आ गया कि जब बिना उदर पूर्ति के ही आप उसको महसूस कर सकते हो, तो अगर ये पॉसिबल है तो बिना किसी घटना या पात्र के कहानी भी लिखी जा सकती है, जो दोनों ही चीज़ें इम्पॉसिबल हैं। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पर डी है, यानी कि जब वो नवाब साहब बिना खीरा खाए डकार लेते हैं तो हमारे लेखक को नवाब साहब में एक नई कहानी के लेखक दिखाई देने लगते हैं, कि ये हम देखकर एक नई कहानी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ खंड आ खत्म हो गया। अब आता है हमारा खंड बा। तो खंड बा हमारा जो है वो पूरी तरीके से क्या है, वर्णनात्मक सेक्शन है। अब उसे करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम खंड बा पे आ गए, वर्णनात्मक है। तो अब वर्णनात्मक तो हम पूरे लिख के आपको नहीं बता सकते, लेकिन एक्सप्लेन करके आपको बता देती हूँ मैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न आपको करने थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो आप 3 प्रश्न करोगे उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलने थे। तो स्कीम वगैरह तो मैं आपको, जब मैं सैम्पल पेपर को करा रही थी तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर करी थी। अब यहाँ पर देख रहे हो, पहला आ रहा है आपका, नेताजी चश्मा पाठ के संदर्भ में लिखिए कि पान वाले ने कैप्टन को पागल क्यों कहा। क्योंकि देखिए बात क्या होती है ना, जो बहुत ज़्यादा हंसमुख लोग होते हैं उनके साथ ऐसा होता है कि वो हर चीज़ को थोड़ा सा मजाक या लाइटली लेते हैं। तो यहाँ पर वो पागल का मतलब लिटरली मेंटल होना नहीं था। तो इसको आप इन पॉइंट्स पे दे सकते हैं कि पहला तो आप बता सकते हो कि पान वाला बहुत मजाकिया है, इसलिए उसने अपनी बात को व्यक्त करने के लिए ये सही माध्यम समझा कि इस शब्द का वो इस्तेमाल कर सकता है। अब चूंकि वो एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसकी पर्सनैलिटी एक फौजी की नहीं थी, तो जब हवलदार साहब ने ये बात बोली तो इसको सुनकर उनको ऐसा लगा कि ऐसे एक फौजी से उसका कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए उसने पागल की उपमा दे दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है, संस्कृति पाठ से ली गई पंक्ति संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध है में कूड़े करकट का क्या अभाव। यानी कि हम लोग जिस चीज़ को, संस्कृति में कूड़े करकट का तात्पर्य क्या होता है, वो चीज़ें जिसे हम, संस्कृति तो नहीं होती है लेकिन उसे हम मानने लगते हैं, ठीक है, कि नहीं ये चीज़ हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में रही कि, और आप जैसे असंस्कृति हो गई उसे भी हम संस्कृति के रूप में ना दें कि भाई ये भी तो हमने एक क्या कहते हैं आविष्कार ही किया है, तो ये भी संस्कृति है। मान लीजिए एक पिस्टल का आविष्कार करना और एक सुई का आविष्कार करना। अब सुई का आविष्कार हम जन कल्याण या दूसरों की सेवा के लिए कर रहे हैं, मगर पिस्टल का आविष्कार हमने क्यों किया, दूसरों को मारने के लिए किया। तो ये सोच जो है कि हर आविष्कार संस्कृति का हिस्सा हो सकता है, ये सोच ही संस्कृति का कूड़ा करकट के रूप में व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खां का जीवन वर्तमान और भावी पीढ़ी को क्या संदेश देता है। अब जो उनका जीवन है, आजकल के माहौल को अगर हम देखकर चलें तो सांप्रदायिकता बहुत फैली हुई है हमारे समाज में। तो बिस्मिल्लाह खां एक ऐसे उदाहरण हैं कि वो हमें ये संदेश दे सकते हैं कि हमें समभाव सद्भाव के हिसाब से चलना चाहिए, सारे धर्मों को मानना है। जितनी इज्जत, जितना मान हम अपने धर्म का करते हैं, उतना ही हमें सभी धर्मों का मान करना है। ये चीज़ हम देख सकते हैं उनके व्यक्तित्व से। दूसरी चीज़ जो हम वर्तमान या भावी पीढ़ी को दे सकते हैं कि जिस चीज़ में भी हम कार्यरत हैं उसमें पूरी लगन से कार्य करें। उस कार्य में हमें चाहे जितनी सफलता प्राप्त हो जाए, अपने स्वभाव को हमें कभी अहंकारी नहीं बनाना है, हमेशा विनम्र रखना है, जैसा कि बिस्मिल्लाह खां जी थे। उन्होंने मरते दम तक अध्ययन नहीं छोड़ा, यानी कि आप चाहे जिस भी हुनर में जितने पारंगत हो जाएं, लेकिन अध्ययन ये बहुत ज़रूरी है, हमेशा उसका अभ्यास करते रहना ज़रूरी होता है। तो ऐसी बहुत सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते थे जो उनके हम व्यक्तित्व से सीख सकते हैं, जो वर्तमान या भावी पीढ़ी को संदेश मिल सकता था। नेक्स्ट आते हैं, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर लिखिए कि अपनी पतोहू के प्रति बाल गोविंद भगत का व्यवहार उनके किन गुणों को उजागर करता है। वो
वाकई में उसे अपनी बहू नहीं बेटी के स्वरूप में मानते थे, ठीक है ना। तभी तो अपने बेटे के मर जाने के बाद भी उन्होंने उसके जीवन को देखा कि वो अभी यंग है, उसको अभी आगे बहुत सारी जिंदगी, वो स्वार्थी नहीं थे। अगर वो स्वार्थी होते तो बहू के दूसरे विवाह के लिए कभी नहीं सोचते। तो वो एक तो स्वार्थी नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसके जीवन को देखा और उसको बता दिया कि जाकर रहना है। तो ये सारे उनके अंदर के गुण निकलते हैं कि एक तो उन्होंने जो समाज में कुरीतियाँ फैली थी उनके विरोध में रहे, उनके व्यवहार में जो है वो अस्वार्थी थे, तो हमेशा परोपकारी स्वभाव को अपनाया उन्होंने। ये सारी चीज़ें स्वभाव में निकल कर आती। तो इसे आप पॉइंट्स में भी दे सकते थे, क्योंकि सिर्फ 2 मार्क्स का आंसर है, तो इसे 2 या 3 पॉइंट्स में भी आप दे दोगे तो बहुत आसानी से आप इसे कर पाएंगे। अब आ जाते हैं नंबर 12 पे। यहाँ दिया है निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में देने हैं। तो काव्य खंड से हमारे सामने 4 प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें से सिर्फ हमें 3 प्रश्न करने थे। तो जो भी आप प्रश्न करोगे उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, आत्मकथ कविता से ली गई अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास पंक्ति का क्या आश्रय है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, अनंत नीलिमा। अनंत नीलिमा क्या होगी, यानी कि इस पूरे संपूर्ण संसार या ब्रह्मांड, अनंत नीलिमा मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। तो पूरे ब्रह्मांड में असंख्य जीवन इतिहास, यानी कि बहुत ही सारे लोगों ने अपने जीवन का इतिहास यानी कि आत्मकथाएं लिखी हैं। अब इसमें आप कहाँ से शुरू करते कि उनके मित्रों ने उन्हें जो है आत्मकथा लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा निवेदन किया। तो उसके लिए उन्होंने ये चीज़ कहा कि मैं अभी अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता, क्योंकि अभी इस पूरे जीवन में मेरे जीवन में ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आत्मकथा लिखकर सबके सामने प्रस्तुत करूं और लोग उससे प्रेरणा ले सकें। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में प्रेरणा लेने के लिए बहुत सारे जीवन इतिहास यानी कि बहुत सारी आत्मकथाएं हैं, ठीक है। फिर आते हैं उत्साह कविता के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। उत्साह कविता क्या थी, आप मुझे बता सकते हो। उत्साह कविता बादल से रिलेटेड थी। तो किस तरीके से बादलों के जरिए क्रांति करने के लिए निराला जी ने बोला था, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी सार्थकता इसमें है कि जब हमारे समाज पहले तो उस बादलों से समझते हैं कि जब हम गर्मी से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके होते हैं ग्रीष्म ऋतु में, तो वर्षा ऋतु में आते हुए बादलों और उनकी गड़गड़ाहट को सुनकर हमारे अंदर उत्साह पैदा होता है। तो इसलिए ये उत्साह कविता है। अब इसी के अगर हम अंदर जाएं तो जब समाज में बहुत सारे अनाचार या अत्याचार फैले होते हैं, शोषण होता है, तो जब क्रांति का आह्वान होता है, उसकी जो आवाज़ सुनाई देती है वो मनुष्य के अंदर बदलाव के जोश को पैदा करती है, उसके अंदर वो उत्साह जगता है। तो ये दोनों ही पॉइंट आप 1-2 करके लिख सकते हो, एक तो पंक्तियों के आश्रय से और दूसरा आप यहाँ पर एक तो पंक्तियों का तात्पर्य और दूसरा पंक्तियों के आश्रय से। ये 2 पॉइंट्स डाल के आप इसकी सार्थकता को सिद्ध कर सकते हैं कि ये कविता का जो अर्थ, जो शीर्षक लिया गया है, ये पूरी सर्वथा सार्थक है और इसको अच्छा भी लगता है। नेक्स्ट आते हैं, सूरदास के पद के अनुसार गोपियों को ऐसा क्यों लगा कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। देखिए, राजनीति में हमेशा हम देखते हैं नफा और नुकसान, किसमें हमारा फायदा है, किसमें हमारा नुकसान है। अब गोपियों को छोड़कर जब श्री कृष्ण चले गए तो जाते समय उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम वापस आएंगे, लेकिन वहां जाकर वो राजकाज में फंस गए और उन्होंने ये सोचा कि नहीं, हमारा ये फायदा यहाँ पर ज़्यादा है, कि हमारी ज़रूरत यहाँ पर ज़्यादा है, तो हम यहाँ रहकर कार्य करेंगे, इसलिए उन्होंने उद्धव को भेज दिया। तो अब वहां जाकर वो एक राजा के तौर पर कार्यरत हो गए। जब तक वो ब्रज में थे तब तक वो क्या थे, एक गोपाल थे, हाँ, गायों को चराने वाले गोपाल थे। उनके अंदर जो क्या कहते हैं मासूमियत थी, वो बचपना था, वो सब कुछ था। लेकिन वहाँ जाकर वो एक राजा बन गए और राजा को राजनीति आनी चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने उद्धव को भेजकर योग संदेश भेजा, इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर नफ़े और नुकसान की बात करी। इसलिए गोपियों ने कहा कि श्री कृष्ण जो है वो मथुरा जाकर अब राजनीति पढ़ लिए हैं। फिर आते हैं, फागुन मास में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन अट नहीं रही कविता के आधार पर कीजिए। तो फागुन की जो भी प्राकृतिक सौंदर्यता पूरी कविता में दी थी उसे आपको यहाँ पर छोड़िए। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी आपको कराया हुआ था ना, तो उसी तरीके से इसे आपको लिख देना था।
चलिए आते हैं पूरक पाठ्य पुस्तक के पाठों के आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए। तो हमारी जो पुस्तक है ना कृतिका, उसमें से हमारे सामने प्रश्न आए हैं। कितने? 3 प्रश्न आए हैं और हमें सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका को कब और क्यों लगा कि तमाम भौगोलिक विविधताएं और वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भारत की आत्मा एक है? ये इन्हें कब लगता है? जब उन्होंने वो प्रेयर व्हील्स देखे थे ना, याद है वो प्रेयर व्हील्स? तो तब उन्होंने ये चीज़ सोची थी कि चाहे पहाड़ हो, चाहे समुद्र तट हो, चाहे समतली स्थान हो, हर जगह मनुष्य किसी न किसी रूप में ईश्वर के प्रति अपनी आस्था और प्रार्थना को प्रकट करता है। तो आपको वो पूरी चीज़ें वक्तव्य बताकर और इससे लिखना था। तो ये वो एक था, ठीक है। भारत की आत्मा एक है क्योंकि वो सभी एक अनंत ईश्वर पर विश्वास करते हैं। माता का अंचल पाठ में जिस ग्राम्य जीवन और संस्कृति का उल्लेख है उसमें वर्तमान में क्या अंतर पाया गया है? क्या आप उस अंतर को आप सकारात्मक मानते हैं? तो देखिए, जो उस समय की जो स्थितियां बताई गई हैं और आज के समय में आधुनिकता आ चुकी है, चाहे खेती के उपकरण हो, घर में चीज़ें हों। अब घर में पहले कुएं से पानी निकालना, ट्यूबवेल से होना, उसी तरीके से माँ द्वारा बच्चों के सर पे तेल लगा देना, चोटी बांध देना। आजकल के बच्चे ये सारी चीज़ें नहीं पसंद करते। बच्चे जो हैं पहले गांव में ये हर एक चीज़ को खिलौना बनाकर खेलते थे, लेकिन आजकल के ग्राम्य जीवन में क्या आ गया? आज के ग्राम्य जीवन लोगों के पास मोबाइल हो चुके हैं, टीवी घरों पर हो चुका है, लाइट्स आ चुकी हैं, तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो इन्हीं को आप डिटेल में यहाँ पर लिख देंगे। फिर वो आपको सकारात्मक लगते हैं या नकारात्मक, ये आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिख सकते हो। और क्यों लगते हैं ये आपको रीजन देना यहाँ पर जरूरी है। मैं क्यों लिखता हूं? पाठ के आधार पर तर्कपूर्ण उत्तर देना है कि क्या एक रचनाकार और उनकी रचनाएं बाहरी दबाव से भी प्रभावित हो सकती हैं? आपकी दृष्टि से वे कौन से बाहरी दबाव हैं जो रचनाकार की रचना को प्रभावित करते हैं? देखिए, कोई भी रचनाकार होगा तो उसे बाहरी आंतरिक दबाव तो हमेशा लिखने के लिए प्रेरित करता ही करता है, लेकिन बाहरी ऐसे बहुत से दबाव होते हैं जो हमेशा उसे लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। अब ये बाहरी दबाव क्या थे? या तो संपादक का क्या कहते हैं दबाव हो सकता है, वो बोले कि नहीं आप कुछ रचना लिख कर दीजिए, रचना लिख के दीजिए। उसकी जीवन रोटी, पैसे, आर्थिक दबाव हो सकता है, सामाजिक दबाव हो सकता है। समाज में ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो वो लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो जाता है तो वो लिखता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से वो बाहरी दबाव, जिनकी वजह से एक रचनाकार की रचना करने के लिए वो दबाव महसूस करता है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो अब हमारा लेखन कार्य शुरू हो रहा है। 14, 15, 16, 17 ये 4 प्रश्न। तो हमारे सामने 3 अनुच्छेद दिए गए हैं, ठीक है। क्या क्या अनुच्छेद थे? साइबर सुरक्षा, जागरूकता ही समाधान है, संकेत बिंदु है भूमिका, अर्थ, वर्तमान में चर्चा, जागरूकता का प्रभाव। तो इसमें साइबर सुरक्षा के बारे में हम सभी अवेयर हैं क्योंकि आजकल हम सभी इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। अब जागरूकता ही समाधान, हम अगर अवेयर रहेंगे तो ही। अब इसमें जैसे आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को गेम्स के जरिए फंसा लिया जाता है, कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्राइम्स हो जाते हैं, बच्चों हैं या बड़े हैं, सभी को किसी न किसी तरीके से फंसाया जाता है। तो इन क्राइम्स के बारे में हम सभी हर तरीके से अवेयर हैं, तो उन्हीं के बारे में आपको इसमें लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने अभी रिसेंटली जो चलाया है सौर ऊर्जा का इस्तेमाल। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम आपका बिजली का बिल जो है, कोई भी पर्सन आपको फ्री बिजली देंगे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि आपके घर में बिजली हम पहुँचाएंगे ही नहीं, हर जगह सोलर पैनल लगा दिए जाएंगे और आपको 0 बिजली का बिल आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये योजना चली है सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा का मतलब समझ गए ना कि सोलर पैनल जो चल रहे हैं, तो वही है, सस्ती है और स्वच्छ ऊर्जा है, नेचुरल ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है और सस्ती भी है। हमें एक बार इन्वेस्ट करना है, सोलर पैनल लगाना है, उसके बाद तो भाई 0 है ना। तो ये चीज़ें हम लोग को पता है। उसी में हमें दिया है भूमिका, स्रोत, देश के लिए क्यों आवश्यक है और लाभ। क्योंकि भाई अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली अगर हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने लगे तो ये जो खदानें खोदी जा रही हैं, हम अपनी पृथ्वी को जो खोखला कर रहे हैं अंदर से कोयले के लिए, ऊर्जा बनाने, बिजली बनाने के लिए, तो वो करना बंद हो जाएगा।
कितना आपको सस्ती, हमारे जेब से पैसा जाना बंद हो जाएगा ना, तो बहुत हमारे लिए फायदेमंद है। फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में। भूमिका, उद्देश्य, संसार की लगभग आधी आबादी और महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव, कैसे कैसे समय के साथ उनकी स्थितियां बदल रही हैं, ये सारी चीजें आप इसमें लिख देंगे। तो ये इस तरीके से 3 आपके पास अनुच्छेद आए थे। फिर आ गए हमारे पास प्रश्न संख्या 15 में 2 पत्र आए थे। ये 2 पत्र में एक औपचारिक एक अनौपचारिक। तो देखिए क्या है, आप चंदा या चंदन है, खराब जीवन शैली के कारण आपके मित्र का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। संयमित स्वस्थ जीवन शैली का महत्व बताते हुए लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। तो हमने एक आपको छोटे भाई को व्यायाम का महत्व समझाने के बारे में एक पत्र कराया था, बस उसी में थोड़ी सी तोड़ मरोड़ करके आप ये पूरा पत्र लिख सकते थे। ठीक है, ये एक अनौपचारिक पत्र था। फिर आते हैं दूसरा अथवा करके। पुलिस द्वारा उठाए गए विविध कदमों से शहर में अपराध कम तो हुआ है, पर अभी और सुधार की आवश्यकता है। अपने क्षेत्र के दैनिक समाचार पत्र के संपादक को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखकर जन सामान्य का ध्यान इस ओर दिलाइए कि अपराध पर अंकुश सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर आपको एक संपादकीय पत्र लिखना है, किसी भी एक नॉन न्यूज़पेपर के लिए उसको आप लिखेंगे। अंदर आप बताएंगे कि हर जगह क्राइम खत्म करने का जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की नहीं है, काफ़ी हद तक हमारा भी अवेयर होना ज़रूरी है कि हम अपने आसपास हो रहे क्राइम्स को किस तरीके से रोक सकते हैं, किस तरीके से भागीदारी हम कर सकते हैं कि कोई भी क्राइम ना घटे, इन सारी चीज़ों को लेकर। तो एक ये आप यहाँ पर पत्र लिख दें। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रश्न संख्या 16 में। यहाँ पर भी 2 प्रश्न हैं। देखिए, एक हमारे पास स्ववृत्त लिखने को आया है और दूसरा हमारे पास ईमेल है। इन दोनों में से आपको एक करना था। आप रजनी या राजन हैं, आपके विद्यालय की पत्रिका प्रखर के लिए छात्र संपादक की नियुक्ति होनी है। आप उक्त पद के योग्य हैं। इस पद के लिए प्रधानाचार्य को संबोधित कर 80 शब्दों में अपना एक संक्षिप्त स्ववृत्त लिखना है। तो आपको आवेदन पत्र के साथ लिखना था, क्योंकि यहाँ पर दिया है ना प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए, तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर लिखना पड़ता प्रधानाचार्य को। तो प्रधानाचार्य कैसे आप लिखते हैं, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, जो भी आपका स्कूल था, डेट डालने के बाद विषय डालते, विषय डालने के बाद महोदय लिखकर आप वहाँ पर लिखते कि मुझे अभी ये संबंधित जानकारी स्कूल पत्रिका से प्राप्त हुई है कि एक छात्र संपादक की आवश्यकता है। मैं हर साल जो है वार्षिक पुस्तिका के लिए कुछ ना कुछ लेखन कार्य करता रहता हूँ या करती रहती हूँ, तो मैं इस पद के लिए उपयुक्त हूँ, कृपया करके और मैं अगर इस पद को संभालूंगी तो मैं ये आश्वस्त करती हूँ कि आप आगे चल के आपकी इस पत्रिका को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसारित कर पाओगे। मेरा स्ववृत्त इसके साथ संलग्न है। उसके नीचे अपना स्ववृत्त बनाओगे, आपका नाम जो सीक्वेंस था, आपका नाम, आपके पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका पता, स्थायी पता, वर्तमान पता, फिर उसके बाद आपका दूरभाष नंबर और आपका मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद ईमेल आईडी देने के बाद शैक्षणिक योग्यता, फिर अब चूंकि आप एक छात्र हो तो आपका अनुभव तो होगा नहीं, अन्य कार्योत्तर योजना, चूंकि ये एक लेखन संबंधी था तो आपको वो लेखन लिखना पड़ेगा कि आपने लेखन संबंधी कौन कौन से कार्य किए हैं, जैसे आपने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया, सारी चीज़ें। तो मतलब अब चूंकि ये लेखन, क्योंकि छात्र संपादक है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ना छात्र संपादक की नियुक्ति करनी है, तो आपको लिखने और पढ़ने में ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। प्रखर पुस्तिका से ये पता चल रहा है कि ये हिंदी की पुस्तिका है, तो निबंध प्रतियोगिता होना चाहिए, वाद विवाद प्रतियोगिता होना चाहिए, और आपने जो भी पहले संपादन कार्य किए हों उन सारी चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो अनुभव में। ठीक है, फिर आ जाते हैं ईमेल में। यहाँ क्या दिया है, आप राजन या रजनी हैं, अपने बैंक खाते में नेट बैंकिंग की सुविधा प्राप्त करने के लिए संबंधित शाखा प्रबंधक को लगभग 80 शब्दों में ईमेल लिखिए। तो ईमेल आपको पता है, आप चूंकि शाखा प्रबंधक को ही लिख रहे हो तो सिर्फ आपको 2 मेंशन करना है, बीसीसी और सीसी नहीं। आप बीसीसी और सीसी लिख के छोड़ दोगे, उसके आगे आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना था। उसके बाद नीचे आप सब्जेक्ट पे आओगे, सब्जेक्ट के बाद आपको महोदय के साथ वो पूरा ईमेल स्टार्ट करना है। ईमेल में आपको जिस तरीके से बैंक में दिया जाता है, क्योंकि बैंक में आपका आइडेंटिफिकेशन, आपका अकाउंट नंबर है, तो मैं आपके बैंक का खाता धारक, आपका बैंक कौन सा है, सेविंग है या बिजनेस अकाउंट है, जो भी आप दोगे, फिर उसके बाद अकाउंट नंबर देकर और आप पूरी चीज़ें नीचे ब्यौरा दोगे कि मैं अपने खाते पर नेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराना चाहता हूं, कृपया करके मुझे इसकी परमिशन दीजिए, जो कोई भी कार्रवाई हो उसका प्रत्युत्तर मुझे जल्द से जल्द दीजिए।
ठीक है, तो इस तरीके से आप एक ईमेल लिख देंगे। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 17। ये हमारी प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। क्या है यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर आपको एक विज्ञापन और संदेश, इन दोनों में से आपको सिर्फ एक चीज लिखनी है। ठीक है, या तो आप विज्ञापन करो या संदेश लिखो। ठीक है, क्या है, पहला है यहाँ पर राज्य परिवहन निगम की ओर से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए लगभग 40 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। तो ध्यान रखिए ये जागरूकता विज्ञापन है, तो हमेशा एक ब्लॉग बनाओगे, नगर परिवहन निगम से है तो आप कुछ पिक्चर्स बना सकते हो, जाहिर सी बात है, रोड है, बस है, कार है, कुछ रूल्स लिख दो नीचे, इस तरीके से आप एक बना देना। फिर उसके बाद है आपके कक्षा अध्यापिका का चयन उप प्रधानाध्यापक के पद पर हुआ है, उन्हें बधाई देते हुए 40 शब्दों में संदेश लिखना है। तो आपके क्लास टीचर जो हैं अब वो क्या हो गए हैं, वाइस प्रिंसिपल, तो इसका आपको उन्हें बधाई देनी है। ठीक है, तो बधाई किस तरीके से आप दोगे, सिंपल सी बधाई अगर आप देनी है तो कैसे, तो जाहिर सी बात है बधाई संदेश, फिर उसके बाद डेट टाइम और उसके बाद नीचे पूरा संदेश लिख के नीचे अपना आप नाम लिख के खत्म कर दोगे। ये आपका, तो याद रखिए ये दोनों चीज़ें आपकी ब्लॉक में बनती हैं, तो आपने ब्लॉक में ही बनाई होंगी, मुझे इस चीज़ का पूरी उम्मीद है। तो इस तरीके से हमने अपना कोर्स ए का एक पेपर सॉल्व किया है। तो कोर्स बी वाले बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हो कि मैम कोर्स ए तो ले आई, कोर्स बी नहीं आई, तो कोर्स बी का भी मैं आपके लिए पेपर लेकर आ रही हूँ। तो चलिए उसको भी हम सॉल्व करेंगे जल्दी, और आई होप आप सभी ने अपना पेपर इसी तरीके से बहुत अच्छे से किया होगा, क्योंकि पेपर बहुत आसान आया था, बिल्कुल भी मुश्किल पेपर नहीं था। तो चलिए इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे अगले साल भी, और आपके लिए वीडियो में लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।